थिंक कोई भी इन्वेस्टर से बात करते हैं तो दो चीज़ें होती है, उसमें से आपने एक का जवाब दिया है कि उनके पास में कितना समय है, तो आपने कहा कि उनके पास में 5 साल का समय है। या तो हम कहते हैं कि एक तो टाइम होराइज़न हो गया कि उनके पास समय कितना है, दूसरा उनका जनरल रिस्क एपेटाइट कैसा है एज़ अ पर्सन, कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। फंडामेंटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज स्पेशली अगर आप कोविड के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू किया हो, दिस इज योर इंटर्नशिप पीरियड, राइट? दिस इज अ ग्रेट इंटर्नशिप पीरियड टू सेल्फ असेस दैट am I able to see my portfolio fall every day? या Am I okay with this? Am I okay going back to sleep with this? या Right? फेवरेट अगेन मुश्किल है क्या ना, ऑफ कोर्स मेरा अबाउट 40% जो है फ्लेक्सी कैप, बट मेरा रीजनेबल चंक मिड एंड स्मॉल कैप में भी है, okay. बट मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप नहीं है। फ्लेक्सी में आई थिंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पराग पारेख। Mostly small and mid cap जो भी category में I would bet more on the fund manager than the this thing. And so small में I like HDFC small cap. ओके I like Bandhan small cap, but my only problem there is it has 250 stocks, या right? So लॉन्ग डेट यूनिवर्स बहुत बड़ा that's owning the index. या फ्लेक्सी कैप में आई थिंक आई लाइक बोथ दीज फंड हाउसेस एंड देन जनरली उनका इथोस जो है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में मेरा रीजनेबल चंक है, एंड देन इवन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप द आइडिया इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, मुझे जो थोड़ा बहुत जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए वो वहाँ से मिल जाता है, एंड देन आई लाइक द वे बोथ फंड हाउसेस एज सच द वे लुक एट द मनी, हाउ दे वांट टू मैनेज द मनी। आप इंश्योरेंस एड्स देखोगे तो आई थिंक 10 साल में आप करोड़पति बन ही जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग एड्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स का जो एड्स आ रहा है, 10,000 रुपये SIP आप 10 साल के लिए करो, 10 साल और वेट करो, 2 करोड़ हो रहा है। विश दैट लाइफ वाज सो सिंपल। वहाँ पे अज्यूम्ड रेट है ऑलमोस्ट 18%, 19% अज्यूम रेट लेके चल रहा है। कुछ कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ये भी कह रहा है कि 10,000 इन्वेस्ट करो 15 साल में, या ऑब्नॉक्शियस अमाउंट ऑफ मनी। आई थिंक उसके कंपैरिजन में रियलिस्टिकली आप देखोगे, आई एम श्योर यू गाइस नो इट बेटर, लाइफ इतना आसान नहीं है। Don't just look at it from an absolute number. नंबर, हाँ। गोल लगाइए उस पे ना. हाँ। So your mutual fund journey would be much better off Yeah. if it is tied to goals. Yeah. Right? It's much more better. Like children's education, उसमें 1, 2 crore, 3 crore doesn't matter. It's about at that point of time. वो अचीव हुआ नहीं हुआ। Achieve हुआ नहीं हुआ. At that point of time, the absolute number matter नहीं होता. अब पोर्टफोलियो का डिज़ाइन थोड़ा इस हिसाब से सोच के करना पड़ता है कि एवरी चेंज इज़ अ कॉस्ट। Correct. हर चेंज में एक कॉस्ट लगेगा, और उसके बाद में अगर वो चेंज बेनिफिशियल हुआ तो मुझे सोचना है। हाँ तो अब वो पोर्टफोलियो डिज़ाइन को हमको उस हिसाब से सोचते हुए चलना है कि लार्जर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जो है हम चेंज ना करें। Hello friends, welcome to another video. I'm Namrata Arora and you know what we've been trying to do is हम चाहते हैं कि हम एक टॉपिक आपके लिए पिक करें and we deep dive into that topic with our experts here. तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन द रीसेंट पास्ट हमसे पूछा है कि अब क्योंकि मार्केट में इतना वॉलीटिलिटी है तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एंड इसी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं विद आवर एक्सपर्ट्स। सो वी गोना टॉक अबाउट, अगर आपके पास अभी 10 लाख रुपया है और वो आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। एंड वी हैव द एक्सपर्ट्स विद अस, सो लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ देम टू यू। वी हैव उदय धूत. Uday is the partner at wenwealth.in. He's also a CFP, Certified Financial Planner. Then we have Arun. Arun Kumar is the founder and director at Wiser Wealth Private Limited. And we have Karthik. Karthik CS is the co-founder at Novise. He's a financial trainer and he's also a TEDx speaker. Okay. So I do think we're going to have a wonderful conversation because we have a lot of experts. But I think before we get into the details of the topic, let us ask the experts कि वो अपना investments कैसे करते हैं. And I think all of you would like to know that, right? So let's start with Uday maybe and let's understand कि Uday का investing journey कैसा रहा है. I think मेरा journey started when I started working. So right after college, I joined one of my professors. He was teaching investment management, and he said he's starting in firm in wealth advisory. So I joined him, and this was 2003. So 2003 से आप देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, so 7 की एंड तक we had declared ourselves to be the Warren Buffets, the next Warren Buffets. गोल्डन एरा, द गोल्डन एरा, राइट? मतलब हम सब वॉरेन बुफे बन गए थे तब तक, मतलब और फिर
I remember that point in time, my father had given me some money to sort of do stocks and mutual funds and all of that. And you are at that age, you try things. तो सब मैंने भी try किया. And into like 2007 में सभी कोई पैसा बना रहे थे. मतलब अगर आप किसी भी बोलते चीज़ ना से अगर आप आगे बंदर भी था तो वो पैसा बना रहा था. मतलब हाँ. हमको नहीं पता था कि हम वो हैं. But हम तो पिताजी ने बहुत कहा कि थोड़ा प्रॉफिट ले लो. हमने कहा नहीं, वॉरेन बुफे हैं, लॉन्ग टर्म एंड ये सब मतलब मैंने आने वाले 20-30 साल के लिए खरीदा है. करेगा तो 2008 तक मतलब कम 2008 मतलब वो जो पोर्टफोलियो का प्रॉफिट तो आप भूल जाइए. तो प्रिंसिपल था वो भी आधा हो गया. वो भी आधा हो गया. तो आई थिंक आई विल से कि यार मतलब whatever I learned from reading, my biggest learning is from experiencing the markets and cycles. वो मैं is how I started. I feel my journey, and that episode, मतलब that period of 4-5 years has really shaped कि मैं कैसे advise करता हूँ, कैसे खुद invest करता हूँ. Wow, wonderful. नाइस Okay, Arun, you're relatively young, so आपका investment journey, I don't think बहुत लंबा है. नहीं, but बहुत tell us- लंबा तो नहीं है. मैं मतलब मेरा I think I 15 years probably now, 15 years. वाओ now. ओके Okay. दैट्स लॉन्ग Lot इनफ of नहीं, मेरा केस में थोड़ा अलग है because my father also is a distributor and तो I grew up around fact sheets more than Hot Wheels. तो इसीलिए I've been fortunate enough वो थोड़ा exposure जल्दी मिला था. At least to understand, तो at least कम से कम scheme names तो आता था. हाँ. और but personally एक 15 साल हुआ है अभी. Started my investment journey. Started with 500 रुपए का SIP. Started with that only. And now it's relatively higher, of course. मैं उदय साहब के जैसा उतना लकी नहीं था. मैं 2008 नहीं देखा हूँ. हाँ. As in from an investment journey point of view, Right. probably उदय सर ने देखा है और कार्तिक सर ने सबने भी देखा देखा. है. हाँ, आप भी आप you want to declare yourself that you're old. I was being kind. ठीक है, अभी आपने सब देखा है, मैंने नहीं देखा है. ठीक है. So but of course you know not even if the lessons were उतना ज़्यादा steep नहीं था, but 2018 में भी हम लोग वो you know we saw the trough. Yeah. कोविड में भी हम लोग देखे हैं वो काफी साइकिल्स काफी नहीं, उतना ज्यादा नहीं, कम से कम 1-2 साइकिल Yeah. हमने उतना ज्यादा साइकिल्स नहीं देखा. बट बहुत सारा लेसन्स था वो साइकिल्स में भी. बहुत सारा लेसन्स था बिकॉज मैं खुद आई वाज पार्ट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री बिफोर कमिंग इनटू मैनेजिंग मनी. तो एकदम फ्रूटफुल जो यू नो लेसन था उसमें was the fact that किसी को कुछ नहीं पता है. We're just shooting in the dark, right? At best हम लोग को 1-2 processes डाल के, guardrails डाल के, we can run our journey. No one knows anything. We can only control the controllables, right? But उसमें से हम लोग मैं रिवॉर्ड भी ले चुका हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट से. I bought my first own house with majority of that investment. Wow. तो that has worked in my favor. बाकी Okay, Karthik. आई थिंक मेरा 2 फेज का जर्नी रहा है. पहला फेज था जो अर्ली फेज में जब बर्थडेज या फेस्टिवल्स में जो पैसा मिलता था. मॉम जो है काफ़ी इन्वेस्टेड, आई डोंट नो, वो कॉन्शियस थॉट नहीं था. उनको लगता था ये पैसा लगा है, बच्चे का पैसा है. तो मेरा फर्स्ट जर्नी था इंदिरा विकास पत्रा. 5 साल में पैसा डबल किया है. वाह. तो एक टाइम था मिड 90s में 5 साल में पैसा डबल होता था. अच्छा. उसके साथ साथ ये भी लेसन था, वो पैसा डबल होके भी कुछ खास हुआ नहीं. MBA का एप्लीकेशंस आ गया उसमें या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा खर्चा हुआ बस. बट आई डोंट थिंक इट वाज सब्सटैंशियल. बट मुझे लगा ये पैसा ग्रो हो सकता है. बट इंटरेस्टिंगली जब 2004 में जब मैंने जर्नी शुरू किया, मेरा फर्स्ट जॉब था जो है वो सुंदरम फाइनेंस में था. उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी साथ में शुरू किया था. सो देन माय फर्स्ट फंड वाज सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप.
Okay. तो वो 2004 से 8 का जो मेरा SIPs रहा, वो मेरा 2008 में जब मैंने खुद का शुरू किया, दैट बिकेम अ सीड फंड. दैट्स बीन माय जर्नी. बट उसके बाद बीच बीच में वो टूटता गया. बट दैट या इट्स बीन As soon as you But say it's just- select midcap, it reminds me of that bald guy with that. कि some things are just etched in your Etched in memory. your memory, yes. That's the power of branding. Yeah. Okay, wonderful. So I think आप सबकी जितनी भी learnings हैं वो आज के इस podcast में हम खूब सारा आपसे information निकालने वाले हैं. And जो भी आपको लगता है whatever questions I'm going to ask you, I hope all of you can give very candid answers because हमारे जो viewers हैं very diverse. तो आज हम अलग category age groups के हिसाब से भी discuss करेंगे. But let's first quickly talk about the current scenario, and I'm sure everyone is worried, right? क्योंकि हम हर रोज volatility देख रहे हैं, right? All thanks to all thanks to Trump and the war which is happening. When it comes to Trump, I truly think कि उनकी जो geopolitics है वो बहुत ही aggressive है. All thanks to Iran and Venezuela, and his economic strategy is very protectionist, right? I mean, tariffs हो गए, trade wars हो गई. And I think 1 साल हुआ है उनको शायद 1 साल से थोड़ा ऊपर, and we've seen so much in terms of his policies. So now when we look at so much volatility in the market, trust me, after having interacted with so many people just within this last 1 month, in every workshop I'm asked this question कि अभी हमारा investment strategy क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी हम अपने portfolio को गिरता हुआ देख रहे हैं and we are all worried, right? तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप investors का portfolio manage करते हैं. So what is the drawdown that you have seen? अगर हम देखें तो let's say Indian markets have fallen about 12% अगर totality में अभी देखें, आपके जो investors का portfolio का drawdown है वो अभी कितना है approximately? देखो नम्रता, अलग अलग क्लाइंट जो होते हैं मतलब उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है. मतलब तो पोर्टफोलियो जो डिज़ाइन होता है मतलब वही हमारा मेन काम है कि एक कोई भी क्लाइंट या फैमिली है उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि उनको कब पैसे चाहिए, घर में कौन कौन है, कितने समय के लिए वो पैसा लगाना चाहते हैं. इन सब चीज़ों को समझ के पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया जाता है. तो जब मैं कहूँगा कि अगर ऐसे आउटकम हैं तो इट मे नॉट नेसेसरली मैच कि भी मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही अलग अलग है. बट जनरली आप देखेंगे कि बहुत कम पोर्टफोलियोज हैं जो 100% इक्विटी है. हाँ. होता नहीं है क्योंकि अब उसको आप फाइनली diversify- इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको कोई ना कोई और रिक्वायरमेंट है. 3 Requirements साल है, में, 5 goals साल है. में, 10 साल में Yes. आपको पैसे चाहिए. तो पोर्टफोलियो में अलग अलग चीज़ें होती है. डेट होता है, इक्विटी होता है, फिक्स इनकम होता है. तो आई वुड से बट अगर मैं जनरली अगर एक 100% इक्विटी पोर्टफोलियो के हिसाब से भी सोचूं तो आई थिंक द फॉल हैज़ बीन स्लाइटली लेस देन द मार्केट, नॉट बिकॉज ऑफ आई वुड से नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग दैट वी डिड ब्रिलियंटली, बट इन जनरल मतलब हम कोई भी अगर पोर्टफोलियो होता है तो उसमें को बैलेंस एडवांटेज फंड वाला जो एक कैटेगरी है वो थोड़ा रखते हैं. तो उससे क्या थोड़ा एक कुशनिंग मिलता है, क्योंकि सारे डिसीजंस हम इतने क्विकली ले नहीं पाते हैं जितना उस फंड में लिया जाता है. तो सो देयर आई वुड से कि सो दैट कैटेगरी इटसेल्फ हैज गॉन डाउन बाय अराउंड 4.5-5% ऑन एवरेज इन द लास्ट सेम एक महीने In के this पीरियड period, में, इन हाँ. दिस पीरियड, राइट. तो बहुत इन्वेस्टर्स के लिए वो एक अच्छा कुशनिंग वाला कैटेगरी है जो उनके पोर्टफोलियो में अगर रहे तो आई वुड से. But there would be, I think the surprising bit in the last 1 month has been is that हमने लास्ट एपिसोड में गोल्ड के बारे में काफ़ी सारी बात की थी हाँ. गोल्ड और कि silver. गोल्ड एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई गोल्ड विल एक्ट एज अ कुशन As a ड्यूरिंग hedge. सच स्ट्रेसफुल टाइम्स. वो नहीं हुआ है. Exactly. उसके काफ़ी सारे कारण हैं. बट आई लेट अरुण एंड ये आंसर सिमिलर है यही बात हाँ. पे. क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अलग है एंड एस्टेट लोकेशन अलग है, लेकिन ब्रॉडली क्योंकि आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक है, मतलब ऑन एन एवरेज में बताता हूँ, हम लोग का बुक में रफली 50-55% इक्विटी है और अबाउट 25-30% हाइब्रिड एंड रेस्ट इज इन डेट एंड कमोडिटीज. तो ऑन एन एवरेज टोटल बुक का आप देखो एक 6-7% तो गिरा है. हाँ. मार्केट हैज फॉलन बाय 12-13% 13%. एंड हम लोग का बुक का टोटल बुक का इम्पैक्ट तो क्लाइंट स्पेसिफिक विल बी वेरी Very डिफरेंट. different. सम वुड हैव फॉलन लेसर, सम वुड हैव फॉलन मोर. लाइक बुक के हिसाब से मैं बताता हूँ एक 6-7% तो गिरा है. Yeah.
It's very interesting. गोल्ड के बारे में जब हम बात करते हैं पहले बोलते थे कि it has a it's a negative good question. correlation. हाँ, negative correlation. और अभी- मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता ही है. अभी जिस दिशा में आपने मार्केट बोला जा था रही ना है last उसी time, दिशा में like, गोल्ड during जा our रहा last session, he specifically meant everyone has a lesson in the market. है. Yeah, At one point of time, everyone has a lesson in the market. It is a lesson, great lesson. Right? I agree. मतलब जो आप सोचते हो होता नहीं. बट यहाँ पे मेरा थोड़ा व्यू अलग है क्योंकि मैं क्लाइंट्स का तो पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करता तो मेरा खुद का पोर्टफोलियो के बारे में ही मैं बात कर सकता हूँ आई थिंक ये यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक आंसर मैं दे सकता हूँ मार्केट करीब 12-13% गिरा है. जो गिरा है अक्रॉस कैटेगरीज आई थिंक मेरा पोर्टफोलियो इज अबाउट डाउन इन द रेंज ऑफ 7-9% Okay. नीचे है विथ ऑलमोस्ट अबाउट 80% इन इक्विटीज तो मेरा गोल जो है काफी लॉन्ग टर्म है अभी इन द नियर टर्म मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए तो इसीलिए मेरा अलोकेशन टुवर्ड्स इक्विटी जो है स्पेशली इन द रिस्कियर कैटेगरीज जो है वो थोड़ा ज्यादा है बट स्टिल सम ऑफ जस्ट बीन लकी कि 7-8% या 8-9% हाँ तो वो तो नेचुरली होएगा ही ना सॉरी ना नहीं आप फिनिश करो ना हाँ जो मतलब इंडेक्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स तो गिरता नहीं उसे तो by कम default, गिरना चाहिए. गिरना चाहिए बाय डिजाइन Ideally, बाय डिजाइन इट इज दैट Exactly. तो आप देखो कैटेगरी वाइज भी देखो सी फ्लेक्सी मिड स्मॉल लार्ज एंड मिड फोकस दैट एंटायर कैटेगरी बास्केट हैज Yes. फॉलन बिटवीन about 9.5% to about 11%. Okay. That entire category based on what is profile. आप थोड़ा हाइब्रिड में जाओ एग्रेसिव हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज इक्विटी सेविंग्स कंजर्वेटिव हाइब्रिड राइट कंजर्वेटिव हाइब्रिड एंड इक्विटी सेविंग्स हैज फॉलन ओनली बाय 2-3%. Back. BAFs have there is a BAF which is positive. There is a BAF. There is only one BAF which is positive. कौन सा है? वो Unify BAF है. Okay. Right? But that's a debt-oriented strategy. Debt-oriented That's a debt-oriented हाँ, strategy. yeah. Alpha has come from the credit. Correct. It's not a like-to-like comparison, but वो category में है. That's the Correct. only BAF which is positive. But But again, it's a range. about 4 to 4-6%. Yeah, 4-6%. And aggressive hybrids have fallen a little more. Right. And debt obviously is fallen. So वो range है. I mean, इंसिडेंटली आई एम श्योर यू वुड आपने वो डेटा देखा होगा स्मॉल एंड मिड कैप्स हैव एक्चुअली कम गिरे हैं हाँ. इस फॉल में correct. कम गिरे हैं क्योंकि मतलब उसका काफी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका नहीं, था एक वो है और नॉर्मली जब भी सीवियर लिक्विडेशन शॉर्ट पीरियड में आता है फर्स्ट लेवल लिक्विडेशन मतलब वो लार्ज कैप्स में आता है आप वो बेचते हो जो बिक सकता है वही. Yeah. तो लार्ज कैप्स में एक्चुअली ज्यादा गिरावट आई है और उस कैटेगरी में कम आई है मतलब आई डोंट नो वेदर वो पेन Ironical, no, gold or large caps, high flight to liquidity situation. या एग्जैक्टली And gold or large caps have fallen. नहीं व्हाट आई वाज मैं किसी को सुन रहा था इंटरेस्टिंग बहुत बात बोल रहे थे वो कह रहे हैं कि भाई मतलब लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया लास्ट 1 साल में पैसा बनाया और जब पैसे की जरूरत है तो वो वही एसेट बेचेंगे जिसमें उन्होंने पैसा बनाया बनाया. एंड इट हैपेंस टू बी गोल्ड It happens to be. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि गोल्ड भी गिर रहा है along with equities? Because अगर हम logically बोलते हैं कि they have a negative correlation, then what is happening so different right now? आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मार्केट्स में एंड मतलब एंड आई हैव सीन दिस मतलब मल्टीपल टाइम्स ओवर कि ड्यूरिंग जब बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड्स होते हैं मार्केट के लिए देन कोरिलेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस गेट्स क्लोजर टू 1 Correct. अच्छा. तो Okay. ये कोरिलेशन वर्क करता है इन स्लाइटली लॉन्गर पीरियड में काम करता है बट जब वो एक पीरियड होता है term अगर शॉर्ट हम टर्म पीरियड आ जाता है जब एक स्ट्रेसफुल specific timeline लोगे तब बहुत Right. मतलब कोरिलेशन नीड नॉट वर्क ऑल द टाइम Right. फॉर एग्जांपल 2009 एक ऐसा पीरियड था वेयर सारे एसेट क्लासेस गिव फॉरगेट सिंगल डिजिट डबल डिजिट पंपर रेट था Yeah. गोल्ड देख लो सब कुछ कुछ। देख लो कमोडिटी देख लो हम्म. इक्विटी डेट यू नेम इट सबने डबल डिजिट रिटर्न दिया सो इन द नियर टर्म यू विल ऑलवेज हैव एनोमली वो एनोमली तो रहेगा ही एग्जैक्टली वो और रहेगा एग्जैक्ट टाइम पीरियड लेके नहीं चल सकते कि अच्छा लुक एट इस हफ्ते में क्या हुआ 2 हफ्ते में क्या हुआ बट वही आप जैसे 2 साल का समय ले लो तो गोल्ड हैज एक्टेड एज अ मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है लोगों के पोर्टफोलियो को Correct. डेट That's true. तो वैसा Okay. So, but okay, before we actually dive into how to build a portfolio, हाँ जी। I think let's go from the basic, right? अभी मार्केट में बहुत वॉलिटिलिटी है हम देखते हैं एक दिन में कभी बहुत ऊपर जा रहा है एक दिन फिर अगले दिन पूरा नीचे चला जाता है एंड इट्स ऑल वेरी बेस्ड ऑन जो इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड मीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है राइट एंड सो सेंटिमेंट ड्रिवन सो फर्स्ट जस्ट टेल अस कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वी आर सीइंग सो मच सेंटिमेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग और यू नो एट दिस पॉइंट इन टाइम
why are the markets so volatile? Like आपने अपने लाइफ टाइम में कभी इतना volatility देखा है on a daily basis? Like ये मैंने तो ये भी देखा है कि सुबह एकदम से पॉजिटिव, दोपहर तक खत्म हुआ तो इट्स नेगेटिव, राइट? व्हाई सो मच? थिंक जब तक हम इंसान लोग मार्केट में डील कर रहे हैं तब तक ये वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि मतलब वो हम वो इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि वो रैशनल, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो खाली बुक्स में एग्जिस्ट करता है। उसका ऑपोजिट नहीं है, हम इरेशनल नहीं है बट हम ह्यूमन है, और वो ह्यूमन इरेशनल और रैशनल के बीच में है कि हमें प्रभाव पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, उससे हमको प्रभाव पड़ता है। एंड मतलब वो बोलते हैं ना कि हम जंगलों से आए हैं, तो मतलब वो डर और जो एक वो ग्रीड एंड फियर के बीच में हम, तो इट इज़ नेचुरल कि हम रिएक्ट करेंगे। और वो आई थिंक प्लस अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन ऑल्सो ना। एग्जैक्टली पहले अभी आप देखो ट्विटर में सीधा प्रेसिडेंट आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। Correct. पहले क्या होता था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, न्यूज कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे न्यूज आता था। और न्यूज़ का डिले, इट्स अ लिटिल डिले, इट्स नॉट इन रियल टाइम। अभी आप ट्रेडिशनल मीडिया देखते ही नहीं हो, आप ट्विटर देख लिया या कोई और व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ गया, तो आई थिंक rumor reaches you well in advance, and you'd always want to be ahead of the market. मेरे हिसाब से it's a classic case, like both of them explained, right? It's a classic case of behavioral inaction and all the biases. Almost all the biases are in action. तो confirmation बोलो आप, confirmation है, availability bias बोलो आप, availability है, information bias भी है, जो भी bias आपको आप सोचो वो सब biases है इस केस में। एंड आपका क्वेश्चन तो स्पेसिफिक था, क्यों ऐसा हो रहा है? अरुण, ये बायसेस वाला कैसा है ना, जो आप CFP एग्जाम में एथिक्स का क्वेश्चन आएगा ना, मुझे लगता है कोई वायलेशन है तो इसका भी वायलेशन है। हाँ तो यू कैन, ये डेफिनेशन आप एक्चुअली जनरली फ्लेक्सिबल किसी भी फिट कर करेक्ट। बट इन जनरल साइकिल्स तो बहुत शॉर्ट हो गया है अभी। साइकिल्स हैव बिकम रिडिकुलसली शॉर्ट। लोग का मार्केट जनरली फ्लाइट टू सेफ्टी, फ्लाइट टू लिक्विडिटी, रिस्क ऑन, रिस्क ऑफ, ये 4 फेजेस में मूव होता है। पहले मतलब आई एम श्योर दीज गाइज विल रिलेट, pre 2020 this used to take some time. Okay, the way it used to move itself, it used to take some time. राइट। अभी मतलब बट वॉलेटिलिटी मतलब हैज ऑलवेज बीन देयर। मतलब 2008 में भी हमने एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखी। fair. 2020 हमने काफी बड़ा मार्केट फॉल देखा था। हाँ, बट आई वुड वांट अ सेकंड अरुण हियर। यहाँ पे क्या है, पहले क्या होता था ना, अगर बुखार आया तो हम वेट करते थे, ऑटोमेटिक उतरे। अभी क्या है, सिम्टम आया, डोलो 650, मतलब आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग एनीथिंग, मैं बोल रहा हूँ जनरली पहले ही दवाई देते हैं सिम्टम के स्टेज में। करेक्ट। आप 2008 का मार्केट करेक्शन देखो, 2008 ऑलमोस्ट मार्च से इसका पूरा टर्बुलेंस शुरू हुआ, अक्टूबर में बॉटम आउट हुआ, क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू हुआ नवंबर दिसंबर के बाद, है ना। तो आप 2011 12 13 वाला फेज में भी वही हुआ, ऑलमोस्ट मार्केट को 2-3 साल उतना वॉलेटिलिटी फेज में रखे। बट 2020 में क्या हुआ, जैसे प्रॉब्लम दिखा तो हमने ऑलरेडी क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू कर लिया। तो हमें ये पता चल गया कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन है, तो ये सिम्टम आया तो ये करो, रेट कट करना, क्वांटिटेटिव ईजिंग। सो ये साइकिल्स जो है ये काफी शॉर्ट हो रहा है। हाँ। तो उसकी वजह से हमें ये वी शेप जो करेक्शंस या रिकवरी जो हमें दिखता है ना, वो मेरे पर्सनल व्यू है कि ये बहुत दिखेगा। हाँ। प्लस इंफॉर्मेशन, आप ये सब कॉन्कोक्शन ऐड करो, आई थिंक वी आर इन अ डिफरेंट एरा ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से। आप प्री 2020 पोस्ट 2020 एक डाइसेक्ट कर सकते हो मार्केट का रिएक्शन। करेक्ट। Okay. So, is there any favorite category of mutual funds you have? पहले तो आप मुझे ये बताइए आपके favorites क्या है equity में specifically, because then I want to, I'll ask my questions accordingly. I don't have kids, but I assume that we should not have favorite kids, right? So I don't know. ऐसा फेवरेट कैटेगरी कुछ है नहीं। नहीं, ऐसा कोई तो कैटेगरी होगा कि बस ये तो बिल्कुल रामबाण है। That would be unfair. I don't know about you guys. नहीं, मतलब आई थिंक फेवरेट से ज्यादा मतलब सब कोई अपने अपने डिजाइन में कुछ चीजें यूज करते हैं जिनसे वो कंफर्टेबल है। क्योंकि मैं स्ट्रक्चर से कंफर्टेबल हूँ, मतलब एंड इट्स नॉट टू से कि ये बेस्ट है, बट मैं जिस तरीके से काम करता हूँ इन कैटेगरी से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैं जिस हिसाब से सोचता हूँ, फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी, बैफ एज अ कैटेगरी, स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी, जी, at least in the equity side, these are 3 that we are comfortable with. Okay. Mix with थोड़ा बहुत यहाँ पे इंडेक्स पैसिव, that is the mix. आप
all this extra variations which has come in, जो स्मार्ट बीटा smart beta funds. स्मार्ट बीटा में भी है, मतलब आई थिंक देयर इज समथिंग For example, Smart beta, you would not quality- recommend to everybody, na? That would be more for a selective set of. मतलब आप देखो ना, clients. मतलब हाँ, मतलब आप सिलेक्टिव ही समझो उसको सिलेक्टिव कोई समझो। एक- बट अगर आप बहुत कोर में बोलोगे तो आई थिंक फ्लेक्सी बैफ एंड स्मॉल विल बी सिलेक्टिव विद इन दैट, Like- बट विल बी देयर Like वेरेवर। if you ask me, my all-time favorite is flexi caps. I love flexi caps. Okay, मैं दूसरों का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपना पोर्टफोलियो मैनेज करती हूँ। मैं 50% of my equity portfolio is in flexi caps, and I'm very proud of it. I have no qualms about it. Right. Multiple flexi cap funds, but that's my favorite category, and I'm Makes very sense. open about it. Makes sense. From the beginning, I don't know how, थोड़ा unemotional हूँ मैं funds के साथ, categories के साथ. हाँ. जो भी cycles के लिए appropriate है, we move in that direction. Right. And I don't, we generally don't stick by ये label forever, हाँ. Of course, then yeah. बहुत बार मैं देख चुका हूँ. खुद labels भी change हो रहा है ना. हाँ, labels भी change हो रहा है. Exactly. You can't stick to a label. Exactly. Labels तो हो गए नहीं आप. हाँ, so it's at that point of time, मतलब what is the mandate, what is the style, who is the manager, if it's active, who is the manager, Yeah. if it's passive, what is the strategy by itself. Yeah. तो बहुत सारे चीज मैटर करता है. And I like to have a little bit of flexibility in that piece. Right? Sure. So there's no all-time favorite, ऐसा कुछ है नहीं. Okay. But generally, I feel, cycle-appropriate strategies. Sure. Makes sense. Yeah. And for me, I think it's BAF and flexi caps, but flexi caps rule the portfolio. Yeah. Karthik? Favorites? फेवरेट अगेन मुश्किल है क्या ना. ऑफ कोर्स मेरा अबाउट 40% जो है फ्लेक्सी कैप में, बट मेरा रीजनेबल चंक मिड एंड स्मॉल कैप में भी है. Okay. बट मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप नहीं है. I think flexi cap है तो large cap वही भी है, एक तो फ्लेक्सी कैप देख लेता है. हाँ, देन आप मिड एंड स्मॉल कैप में भी देख लो, वो रिमेनिंग 30 में वो थोड़ा बहुत लार्ज लास्ट कैप कैप में आ जाएंगे. ही जाता है। तो Right. जब वो आप एक्चुअल allocation देखोगे, it almost comes to 50% तो हो ही जाता है. तो आई एम नॉट स्पेसिफिकली लुकिंग एट लार्ज कैप फंड्स फॉर मेरा रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, बट फ्लेक्सी मिड एंड स्मॉल का कॉम्बिनेशन जो है वो मेरा आई थिंक गो टू. आई थिंक कार्तिक, मतलब इन माय माइंड कि सम ऑफ ये जो स्ट्रेटजी है थोड़ा चेंज भी हुआ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टैक्स रूल्स. जैसे पहले आप जब पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री था, तो आप इजीली एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में स्विच कर सकते थे, हाँ, बिकॉज आपको मतलब आपको खर्चे के बारे में, टैक्स के बारे में सोचने की जरूरत सोचने नहीं की पड़ती जरूरत थी. नहीं. अब पोर्टफोलियो का डिजाइन थोड़ा इस हिसाब से सोच के करना पड़ता है कि एवरी चेंज इज अ कॉस्ट. Correct. Right. हर चेंज में एक कॉस्ट लगेगा और उसके बाद में अगर वो चेंज बेनिफिशियल हुआ तो मुझे तो सोचना है. मैंने- हाँ. तो अब वो पोर्टफोलियो डिजाइन को हमको उस हिसाब से सोचते हुए चलना है कि लार्जर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जो है हम चेंज ना करें, Yeah. ताकि अननेसेसरी जो टैक्स लीकेज है पोर्टफोलियो से वो ना हो. So now let's get to the topic. हाँ जी. 10 लाख रुपया है and let's say कि एक मीडियम टर्म पोर्टफोलियो बनाना है. So there's an investor who comes to you and says कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मुझे 5 साल का टाइम होराइजन है. What would you, how would you design this individual's portfolio? उसमें हमें क्या-क्या कैटेगरीज, फंड्स के नाम बताइए, क्या-क्या हमें उस बास्केट में डाल सकते हैं at a time like this? आई थिंक कोई भी इन्वेस्टर से बात करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं. उसमें से आपने एक का जवाब दिया है कि उनके पास में कितना समय है, तो आपने कहा कि उनके पास में 5 साल का समय है. Yeah. तो हम कहते हैं कि एक तो टाइम होराइजन हो गया कि उनके पास समय कितना है, दूसरा उनका जनरल रिस्क एपेटाइट कैसा है एज अ पर्सन. कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं. तो इन दोनों चीज़ को मिला के आप डिसीजन लेते हो कि क्या करना चाहिए. मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ, फिर आगे बता. Sure. कि समझिए कोई एक इन्वेस्टर आया और आपने उनकी प्रोफाइलिंग की, उनसे बातें समझी और लगा कि हाँ ये एग्रेसिव इन्वेस्टर है. बट अगर उस एग्रेसिव इन्वेस्टर के पास में वो कहते हैं कि मेरे पास में 10 लाख रुपए हैं और बोला इसमें से 5 लाख रुपए मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए चाहिए 1 साल बाद में, और बाकी 5 लाख रुपए मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए चाहिए 10 साल बाद में. जी. तो अब उस 5 लाख का आप बहुत अलग ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि वो गोल बहुत नज़दीक है, और जो Right. दूसरा 5 लाख है उसका बहुत अलग ट्रीटमेंट Long करेंगे. तो हमको इन्वेस्टर का नेचर और बिहेवियर भी समझना और उनकी जो अलग अलग डिफरेंट टाइम होराइजन है उसको भी अच्छा. समझना और उसके हिसाब से पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है. तो सिर्फ अगर किसी ने कहा कि मेरे पास में 5 साल है
मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो और थोड़े सवाल उनको पूछे जाएंगे कि भाई कैसे आज डेट तक उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया है, अब वो कैसे करना चाहते हैं और क्या किया है क्या नहीं किया है। तो उससे एक थोड़ा पता चलता है कि वो कैसे इन्वेस्टर हैं। ओके है ना? और आई थिंक ये काफ़ी ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि हम देखते हैं या ऐसे वीडियोज़ या शोज़ में देखते हैं कि वो मीडियम टर्म 5 साल तो आप इक्विटी में डाल दो। बट अगर आपकी जो जनरल एक बिहेवियर है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है तो वो आपके लिए सही नहीं है। But tell me something honestly, does risk really make that much of a difference? Risk profiling? बिल्कुल। A lot of people say risk profiling बहुत ज़रूरी होती है। हाँ जी। ठीक है, बट मुझे लगता है कि अगर मेरा टाइम होराइजन लेट्स से 10 साल है, मुझे 10 साल बाद उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, does it make a difference? क्योंकि बिल्कुल। if I have the patience to stay invested for 10 years, नहीं, अब तो यहाँ पे क्या है, जब लोग बोलते हैं ना कि मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, तो उसका अंडरलाइंग इंटेंट है कि मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए। okay, बट सेम इंडिविजुअल शायद ये ना सोचे मेरा डाउन साइड कितना हो सकता है। अगर डाउन साइड का अगर उनको पता नहीं है उतना, तो वो उम्मीद लेके आता है कि मेरा 20% 25% रिटर्न आ जाएगा। तो Okay. अब ये देखो ना, 2024 जब सितंबर अक्टूबर के बाद मार्केट करेक्शन करना शुरू किया, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो है 100% पार कर दिया था बाई फरवरी मार्च। 4 महीने का कंटिन्यूस करेक्शन अगर हमारा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो एवरेज 60-70% से अगर 105 110 120 तक जा सकता है, Yeah. तो रिस्क परसेप्शन जो है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं हायर रिस्क इज इक्वल टू हायर रिटर्न्स। returns. वो एक अजम्पशन में चले जाते हैं, तो विच इज जनरली नॉट द केस। हायर रिस्क इज ऑल्सो मीन्स हायर ड्रॉडाउन। अगर उसके लिए रेडी है कि नहीं, वो जानने के लिए हमें रिस्क प्रोफाइलर की जरूरत पड़ती है। नहीं, आई थिंक रिस्क प्रोफाइलिंग Is जरूरी है। important. एक कुछ चीज़ें उभर के निकल के आती है बाहर। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो इंसान वैसे ही बिहेव करे, बट आपको एक मौका मिलता है एज एन एडवाइज़र कुछ और चीज़ें को पूछने का, समझने का और पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने का। बाकी आई थिंक फाइनली लोगों के कहने में और लोगों के करने में भी फ़र्क होता है। Exactly. तो वो हम एक इन्वेस्टर के साथ में जब एक वो जर्नी होती है, एक एडवाइज़र और इन्वेस्टर की जो जर्नी होती है, उसमें कभी-कभी एक इन्वेस्टर धीरे-धीरे समझ में आता है कि हाँ भाई, ये बोल वैसे रहे हैं बट करना ऐसा है। नहीं, बट जैसे कि बहुत सारे ऐसे सर्वेस आता है ना कि हाँ। गेट टू नो योर पर्सनालिटी सर्वे, हाँ। तो इसमें आप, आई थिंक मुझे लगता है आप इसको रीड कर सकते हो। एक आइडियल आंसर क्या है? आप एक्सपीरियंस करते हो क्या? आपके इन्वेस्टर्स कहे कुछ रह रहे बट एक्चुअली अज्यूम कुछ कर all रहे the हैं। time, all the time. Fundamentally, बताइए। देखिए मैम, fundamentally it is about how much you can wait and how long you can take. Yeah. Right. And sorry, how much you can wait and and how long you can wait. Right. That's fundamentally how you can position your portfolio. मेरे हिसाब से best risk assessment is experience. That is the best form of risk assessment. Right. आपका behavior आप notice कीजिए ये cycle पे, Right. ये साइकिल पे फ्रॉम जनवरी टू टिल नाउ आपका बिहेवियर ऑब्जर्व कीजिए, राइट? अगर यू आर एबल टू टेक इट, लाइक रॉकी बैल्बोआ सेड, इफ यू कैन कीप गेटिंग हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, you have a fairly high risk tolerance and risk capacity. Right. Right. And that is the best form of risk assessment मेरे हिसाब से, right? आप जितना भी क्वेश्चनर करो, मेरा खुद का क्वेश्चनर, हम लोग का क्वेश्चनर में है, okay, are you ready to take a 20% drawdown? हाँ. Are you ready to take a 30% drawdown? Are you ready to take a 40% drawdown? Right? If you're ready to take it, when people are coming in, especially newer investors, मैं ऑब्जर्व किया हुई है, 60% ड्रॉडाउन का क्वेश्चनर में भी वो टिक करते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में उनका एक्चुअल में अगर होता है, राइट, इफ यू, आप अगर एक नॉर्मल स्मॉल कैप फंड का आप स्टैंडर्ड डिविएशन देख लो, आप 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन देख लो, आप वो 3 सिग्मा पे होता है ये लेवल्स, 80-90% ड्रॉडाउन आराम से होता है। फिर इवन इफ यू लुक एट ब्रॉड सिचुएशन, अभी का सिचुएशन जो आप देख लो ना, it is actually 5 sigma 6 sigma events what is happening in the world. What is happening right now, the events are crazy, right? We don't think of all these things every day. So fundamentally what I'm trying to say is, आप especially अगर आप कोविड के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू किया हो, this is your internship period, right? This is a great internship period to self assess that am I able to see my portfolio fall every day? Yeah. Am I okay with this? Am I okay going back to sleep with this? Yeah. Right? Yeah.
अगर वो है, equity is for you. अगर वो नहीं है, then you have to look at something else. This Yeah. is time to look at something else. That is, मेरे हिसाब से perfect form of risk assessment is your experience. नहीं बट अरुण होता क्या है ना मतलब आई कांट सी अ क्लाइंट फॉर 5 years एंड देन डिसाइड कि उसका So पोर्टफोलियो fair enough. तो हमको आज डिसीजन लेना है. Yeah, that's हैविंग सेड दैट आई थिंक एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जब भी डेटा देखते हैं ना, हम 5 साल का डेटा 10 साल का डेटा दिखाते हैं. Yeah. वो जब वो डेटा को जब ऐसे दिखाते हैं कि वो 5 साल का डेटा है, हम बहुत कुछ दिखाते हैं और बहुत कुछ छुपा देते हैं. और छुपा क्या रहे हैं कि भाई वो वहां तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे करके जाना है. तो जर्नी मतलब- वो छुप गया. अब जितना जूम इन करोगे उतना वो उतना है. रियलिटी. तो अब वो जब मतलब कि भाई वो मतलब माउंट एवरेस्ट से व्यू बहुत अच्छा है, बट वो उसके लिए तुमको वो गोल गोल पहाड़ी से घूम के जाना पड़ेगा. किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा. एंड इफ यू कैन डाइजेस्ट दैट, then maybe that view is not That for view you, is not for you. right? Then maybe not equity, you want to go for hybrid. Yeah, yeah. and lower मतलब you want to settle down for Right. something else. Okay. तो coming back, आपका जो सवाल था कि भाई असेसमेंट अगर कोई 5 साल के लिए कर रहा है और वो रिस्क एपेटाइट अच्छी है, डेफिनेटली गो फॉर लाइक 60-70% काइंड ऑफ इक्विटी करो, थोड़ा हाइब्रिड करो. बट वही अगर आप बैलेंस हैं तो एक वो 50-50 कंजर्वेटिव. Because let's say कि मुझे 60-70% hybrid करना है, equity करना है, तो what would be the categories you will recommend I at think this point? I think largely flexi, depending on Don't the you think mid and small would? depending on the client. Okay. थोड़ा Yeah. मत small and mid cap. नहीं बट इसमें प्रॉब्लम क्या पता है, ये 5 साल का नंबर में मुझे प्रॉब्लम है. Same. Exactly. क्या है, ये सब एंकर्स होते हैं दिमाग में. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. ठीक है, लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन कोई 5 साल पाँच- बोलता है, कोई 6 साल बोलता है. अभी क्या है, इस टेम्पलेट को हम बोल देते हैं अच्छा चलो 5 साल में कोई इक्विटी शायद नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, ऐसा कोई स्टैटिस्टिक देख लिया, चलो मैं किसी भी इक्विटी में इन्वेस्ट करता था. ऐसा नहीं है. नहीं है. आप मिड एंड स्मॉल कैप देख लो, ऐसा टाइम आया है कि जिसका शायद रिकवर होने में, जितना लॉस हो रिकवर होने में 5 साल लग गया. बिल्कुल जी. बिल्कुल. 2008 का जो करेक्शन था, वहां से कुछ एसआईपी 5 साल के बाद नेगेटिव Negative में थे. तो 5 साल में मिड एंड स्मॉल कैप रखना और 5 साल एज अ स्टैंडर्ड नंबर दिमाग में रखना, मुझे लगता है वो काफी मुश्किल है कहना. हाँ मतलब डेट्रीमेंटल है, मतलब वो हम अननेसेसरली अपने आप को बॉक्स कर देते हैं. हाँ. कि भी ये See, the reason why I asked 5 years is because as per data, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते हैं. बिल्कुल. राइट, आप किसी से बोलो कि 15 साल के लिए इन्वेस्ट करो, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करो, दे मे नॉट इन्वेस्ट एट ऑल. हाँ नहीं मतलब ये जो 5 साल का तरीका है, स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट है. Yeah, if it's a starting point, 5 साल बाद maybe the investor has seen decent returns and continues to stay invested. अरुण ने जो बात कही वो बहुत करेक्ट है कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप लोगों को एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं. Yeah. तो जब अगर कोई नया इन्वेस्टर आज आया है, आप उसको 5 साल के लिए, मतलब मैं नॉर्मली अगर बहुत ही नया कोई क्लाइंट है ना, तो मैं अगर उनकी प्रोफाइल में रिस्क भी है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि उनको मैं 2-3 हाइब्रिड वाले कैटेगरी के Yeah. फंड और दूं, ताकि मैं उनको कहता हूँ कि सर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आज आप 10 लाख करोगे, हो सकता है आने वाले 5 साल बाद में आप 1 करोड़ रुपया करोगे. हाँ. बाय दैट टाइम आप 1 करोड़ की सेविंग कैपेबिलिटी तक पहुंचते हो, एटलीस्ट आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स और कैटेगरीज का बिहेवियर देख लिया और Experience, yeah. एक्सपीरियंस कर लिया और समझ लिया है, ताकि जब आपको बड़े डिसीजन लेने हैं आप बेटर प्रिपेयर्ड हैं. ऐसा नहीं कि भाई मैंने खाली एक एक्सपेरिमेंट किया और वो अगर फेल हुआ या वर्क हुआ, मैं खाली उसी के हिसाब से जा रहा हूँ. Yeah. आप पर ऐसा फ्लेक्सी कैप्स एंड हाइब्रिड्स जो है, अगर कोई बोलता है मुझे 5 साल के बाद पैसा वापस चाहिए, वो फिर भी बेटर है. Okay. मिड एंड स्मॉल कैप कहना मुश्किल है 5 साल में क्या होगा. The reason why I'm bringing out the mid and small cap conversation is क्योंकि अभी valuations थोड़े ठीक हैं compared to what we saw last year. नहीं बट Right. नमता, आप इट्स अ रिलेटिव टर्म, लास्ट ईयर के हिसाब से अभी वैल्यूएशन I'm not saying, but अगर But- relative देखें तो हाँ, कम that हुए is हैं, true. right? बट 2022 में जो बॉटम गया था उससे हम काफी दूर है. काफी दूर. नहीं, popular narrative ये है, any day is a good day to invest. That is the popular narrative. हाँ, जिस दिन I'm पैसा saying, है. no, I'm saying today is a better day to invest बिल्कुल. comparatively, right? Okay. आप जो भी कैटेगरी ले लो, आपको फ्लेक्सी पसंद है और उसका वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप कंफर्टेबल है, आप फ्लेक्सी ले लो. Okay. Right? आपको नई स्मॉल कैप ठीक है, आपको यू आर ओके सीइंग द ड्रॉडाउन, especially if you are somebody who is looking at 5 or 10 year small cap return today, it still looks good. Looks good, Still yeah. looks good. Yeah. उसके हिसाब से आपको स्मॉल कैप पसंद है. Hmm. मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप YTD और ईयर टू डेट रिटर्न्स आप देखो. Hmm. अगर ये वॉलेटिलिटी आपको ठीक लगा है, आप स्मॉल कैप. Small caps. Same case with mid caps. Actually, interestingly, I would say
go more on the data to 18-19 months. Right. ये साल actually small and mid cap गिरा नहीं है उतना ज़्यादा, हाँ. उतना comparatively from how much Comparatively, you should fall. So look at 18-20 months, zoom in Hmm. and see वो volatility आपको comfortable है, Right. then that category is for you, Hmm. right? Then I mean, is it broadly Hmm. equity एक asset class करके देख लीजिए. Broadly, is it a better time to invest? It is. Okay. जस्ट टेकिंग फ्रॉम व्हाट अरुण जो बोल रहे हैं कि भाई बहुत बार ये सारी कैटेगरीज और ये हजारों स्कीम्स बना के हमने डिसर्विस की और सर्विस नहीं की इन्वेस्टर के लिए, ठीक है ना? तो I'm thinking Seriously. कि तो मतलब जो अरुण कह रहे हैं कि भाई आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कंफ्यूज हो और आप फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे हो यार, कुछ नहीं, आप इंडेक्स फंड कर दो, हाँ. आप शुरू तो करो. Sure. शुरू करना मतलब वो बोलते हैं मतलब Yeah, हमने yeah. कॉलेज में वो था ना, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल एक्ट Hmm. नाउ. Definitely. तो There's absolutely no point of reading Warren Buffett quotes only. Act. अभी कहना करो. बहुत जरूरी है. Okay. जब पैसा है तब इन्वेस्ट कर. हाँ. बट अभी एंट्री स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इस टाइम में? कैन वी से कि पूरा लमसम कर दो, और वुड यू से कि चलो 4-5 लाख जो है लमसम कर दो एंड बाकी 4-5 लाख गो दी एसटीपी रूट? सो हाउ वुड यू स्ट्रक्चर द एंट्री पॉइंट फॉर द इन्वेस्टमेंट्स? तो अगर ये सवाल आप मेरे से 3-4 महीने पहले पूछते तो वो बोलता कि आई वुड प्रिफर टेकिंग मोस्ट ऑफ इट इन एसटीपीज. टुडे आई वुड थोड़ा मतलब ज़्यादा लमसम के लिए वो कंफर्टेबल हो. Maybe about 50-60% lump sum also is fine. And STP is also not for a longer duration. तो I think I एसटीपी would कितनी reduce ड्यूरेशन का रहेगा? max 4-5 months, max. Right? That also at the higher end. But I'm more comfortable taking higher lump sum positions today than STPs. But 30-40% STPs for not more than 4-5 months. ओके. आई थिंक वेरी सिमिलर. बिल्कुल बहुत ही मतलब क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपको उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल फायदा करना उठाना है. है. इस्तेमाल You know, करना last चाहिए. time we spoke about opportunity. हाँ. Karthik, have you made use of this opportunity? Do you remember last time he was saying Correct, like he was like, I missed क्या COVID. हुआ आपका कैश का? तो बताइए आप. You were saying you're holding on to cash. उसका नया स्टोरी है अभी. टेक्निकल चैलेंज है. टेक्निकली. नहीं, वो फिर भी थोड़ा बहुत at least. So I think I would go with you. ज़्यादा लमसम अभी करो, थोड़ा एसटीपी करो. Yeah. बट अभी एक किंक मुझे जो लगा कि एसटीपी में क्या है या स्विच में भी, अब लिक्विड में है आप उसको स्विच करना चाहते हैं. मेरा रीजनेबल चंक लिक्विड में था, मैं स्विच करे जा रहा था. प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो वॉलेटिलिटी जो होता है ना, जिस दिन आज मार्केट गिर रहा है या अगले 2 दिन गिर रहा है, T+1 मैं स्विच करूँ, कल रिडेम्पशन हो रहा है, उसके बाद परचेस हो रहा है. तो वो मार्केट बाय वो 1-2% का वो जो शायद क्या है कि अरे वो cash पकड़ के रख ये लेना कार्तिक चाहिए. आपने बहुत अच्छी बात कही कि और हमको भी कई इन्वेस्टर से सब चीजें आई है. बट मतलब अब जैसे ही मतलब ये जो फीलिंग है कि यार वो कल मेरा पैसा जाना चाहिए था, मेरा पैसा आज नहीं गया, मतलब यार वो 1-2% मतलब अगर आप 3 साल के इन्वेस्ट 5 साल के लिए दैट इज वेरी ट्रू. अब आप जब हम बोल रहे थे जूम इन करके थे, आप इस सिचुएशन को आप जूम इन करके देखोगे, तब मुझे लगता है शायद उस 10 लाख में 1-2 लाख अगर मेरा कैश में होता तो मैं शायद बेटर प्रिपेयर्ड होता. तो नहीं मतलब देखो कार्तिक, इसका एंड क्या है? इसका एंड ये है कि भाई म्यूचुअल फंड में तो डे एंड नहीं होता है. मैं म्यूचुअल फंड क्यों खरीदूं? मैं तो मतलब ETF खरीदना चाहिए मुझे, ताकि मतलब मैं दिन भर में एक टाइमिंग कर सकूं कि भैया अभी जाके ये लो पॉइंट है लो. 159 पॉसिबल ही नहीं है. बियॉन्ड द पॉइंट ये सारी चीजें जो है मतलब अब मैं नहीं, आई एग्री विथ यू. हाँ. जैसे आप एज एन एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से आप देखोगे कि आपको इतना सारा पोर्टफोलियोज के लिए इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है. बट एज एन इन्वेस्टर जो मैं अपना इंडिविजुअल पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसे सिचुएशन में थोड़ा ऑप्टिमाइज करना चाहिए. नहीं कार्तिक क्या होता है from a 10-15 year point of view ना, ये मैटर ही नहीं है. नहीं, एक तो मैटर नहीं करता. दूसरा क्या होता है कार्तिक, बहुत बार आप जो कह रहे हो पैसा बैंक में होना चाहिए, भाई जब वो अपॉर्चुनिटी आती है वो पैसा कहीं खर्च हो जाता है. हाँ. क्योंकि यार वो कार्तिक का कोई दोस्त आया, भाई कार्तिक यार तेरे पास पैसे पड़े, हाँ पड़े मतलब मेरे को यार तुम महीने भर के लिए दे दे. अब वो महीने भर के लिए दिया, 15 दिन में तुम्हारे पास में अपॉर्चुनिटी आ गई, तुम उसके पास वापस जाके मांग भी नहीं सकते हो तो पैसे. बहुत है. तो क्या है कि वो बहुत बार पैसा रहते हुए वो इस्तेमाल नहीं होता The है. Karthik was telling me he wants to हाँ. buy a car. हाँ. So I'm like, अब पैसा आएगा तो वो कार का डाउन पेमेंट में चला चला जाएगा. नहीं, वो तो एनीवे गोल के लिए अलग अलोकेटेड तो हाँ. है ही. तो हाँ. मैं उसके लिए नहीं कहता. मैं बोल रहा हूँ कि अगर एज एन इंडिविजुअल मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ,
उसके हिसाब से शायद 5 से 10% कैश में होना, मैंने देखा कि यार लोग इसको बहुत अलग अलग लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं और क्योंकि वो स्विच में ना मेरा वो 2 या 3 दिन का गैप आ रहा है। नहीं आ रहा है, सही बात है, बट द पॉइंट इज कि यार मतलब ये इट इज ऑल राइट जब आप 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब इनके इस चीज, ये जो ऑप्टिमाइजेशन की हम बात कर रहे हैं ना, इस ऑप्टिमाइजेशन के बहुत लेयर्स हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में तो डे एंड नेव मिलता है, हो Yeah. सकता है कि सुबह मार्केट डाउन था, क्लोज हुआ ऊपर में, तो आपने सब प्लानिंग कर लिया, बट डे एंड ऊपर हुआ तो आप ईटीएफ में आ जाओगे। Yeah. ईटीएफ में आओगे, बोले नहीं यार अभी ईटीएफ क्यों लेना चाहिए, अभी तो स्टॉक्स लेना चाहिए हम्म, यार, मतलब एचडीएफसी बैंक का न्यूज़ है, ये है वो है, हमको ये स्टॉक खरीदना चाहिए। Yeah. तो मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन का फिर कोई अंत नहीं रह जाता है, correct. Yeah. और उस चक्कर में आदमी कुछ करता नहीं है या फिर कुछ ऐसा करता है जो कि सब ऑप्टिमल हो जाता है। हाँ हाँ You know, I just think abhi jaise for example is a great opportunity for buyers, right? Abhi just yesterday I was talking to someone and हम ये discuss कर रहे थे COVID was a wonderful opportunity. बिल्कुल। लेकिन तब हमने इतना फोकस क्यों नहीं किया इन्वेस्टिंग के ऊपर, क्योंकि तब हमारी लाइफ में इतना कुछ और चल रहा था बिकॉज ऑफ कोविड। यू नो वी वर हियरिंग न्यूज अबाउट दिस इज हैपनिंग, ये लॉकडाउन हो रहा है, ये हो रहा है, तो शायद हमने मनी मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में उतना सोचा ही नहीं। अब बाकी सब चीजें ठीक हैं, and money is the only thing that you are, you know, thinking about. You're looking at the markets में जो invest, so now you can focus कि चलो एक अच्छी opportunity आई है, market 10-15% गिरी है, तो अब invest कर सकते हैं। And I completely agree कि अगर हो सके तो lump sum would be a great way of going in right now. Today. Having said that, कि and obviously लमसम भी स्टैगर्ड में कि भाई चेक करने से कोई भी नहीं चाहता है कि वार बहुत समय तक चले, जी। बट वार चलते हैं। मतलब जब यूक्रेन रशिया रशिया का वार हुआ तो हाँ। लोगों ने कहा कि यार ये महीने 1.5 महीने में सब खत्म हो जाएगा, Yeah, 3-4 साल, पता नहीं कितने साल हो गए हैं उस बात को, चल ही रहा है। Yeah. और आई थिंक भारत के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है कि क्रूड, Yeah. जो हम अपनी एनर्जी हम 90% इंपोर्ट करते हैं, तो उसका एक डेफिनेट इम्पैक्ट है Hmm. जो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी तक मेरे ख्याल से एलपीजी की राशनिंग हुई है, बट पेट्रोल प्राइसेस बढ़े नहीं है। बढ़े नहीं। और वेदर स्टेट इलेक्शन के कारण या क्या कारण से नहीं, आप अगर दूसरी कंट्रीज, एशियन कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ ऊपर चुके हैं। चले बहुत गए। बढ़ चुका है। तो वो एग्जैक्ट इम्पैक्ट 100% क्लैरिटी नहीं है, तो थोड़ा बहुत लमसम करें, और थोड़ा बहुत जैसे अरुण ने कहा कि यार एक छोटा एसटीपी वाला पीरियड रखें, थोड़ी अभी थोड़ा एजिलिटी रख सकते हैं पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। क्योंकि अगर हाँ। अगर लिक्विड में, अल्ट्रा में कहीं कितने भी है आपका जो कैश कॉर्पोरेस, वो आप कभी भी स्विच करते हो ना, हाँ। कभी भी स्विच कर सकते बिल्कुल। हो आप। तो इवन इफ इट इज देयर, इट्स नॉट Yeah. दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। Yeah. सो यू मैंडेट आप 3-4 महीने के लिए करो, नॉट फॉर अ वेरी जरूरी नहीं है ना हाँ, वो जरूरी तो पहले और लमसम डाल देना। Yeah. अगर और थोड़ा ड्रॉडाउन मिलता है तो फिर डिप्लॉय करें। So all of you are saying कि flexi caps हो गए या फिर BAFs हो गए, which could be a starting point. थोड़े आप अगर risk ले सकें तो mid and small caps हो गए. How about index investing? Like, don't you think कि अभी के टाइम में, like just last week I met a person who said कि मैम मेरे पास ना कुछ 5-10 लाख है, मैं सोच रहा हूँ पूरा इंडेक्स में डाल देता हूँ. So do you think that's a good idea? What do you guys think? नहीं, आई थिंक अगर कोई इन्वेस्टर है जो कहीं से भी एडवाइस नहीं ले रहा है, सब कुछ खुद से करने की कोशिश कर रहा है, और उसको कन्फ्यूजन हो रही है कि यार ये फ्लेक्सी कैप क्या होता है, मल्टी कैप क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो कुछ नहीं करे, इससे अच्छा तो इंडेक्स करे। Yeah. एटलीस्ट पोर्टफोलियो तो आगे बढ़ेगा, कंपाउंडिंग कुछ तो होगी। हम जब पोर्टफोलियो को देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम थोड़ा बहुत इंडेक्स में रखते हैं, बट हम थोड़ा बहुत एक्टिव में भी रखते हैं, क्योंकि अगर आप 3 साल 4 साल का रिकॉर्ड देखें एक्टिव फंड मैनेजर्स का, तो उन्होंने इंडेक्स को बीट किया है, और हम चाहते हैं कि वो परफॉर्मेंस हमारे क्लाइंट की पोर्टफोलियो में भी रिफ्लेक्ट करे। Okay. But as per Hindu business line analysis, 50% जो actively managed equity fund के NFOs थे, they have not even beaten their benchmark. The NFOs that were launched since 2020, right? तो उन्हें अपने benchmarks को beat भी नहीं किया है in these 5.5 years. So then don't you think एक index fund, forget anything else, it's just a great way of investing. Even if you're a seasoned investor, तब भी क्या index का महत्व नहीं होगा? I mean, if I just look at this data, अभी ना यहाँ पे एक इशू है। हम जनरली पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्टली। हाँ. तो अभी से लास्ट 1 या लास्ट 3 या लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देख लिया। हाँ. बट द पॉइंट इज, एंड देन एक और इंडेक्स फॉलो करते हैं लोग, स्टैंडर्ड एंड पुअर का इंडेक्स वर्सेस एक्टिव फंड का। एग्जैक्टली। उसमें उसका रिजल्ट एक्चुअली जब आप रिजल्ट देखते हो, वो बोलते हैं 70% 80% फंड्स जो अंडर परफॉर्म किया है, बट वहाँ पे अंडरलाइंग इंडेक्सिंग ही गलत है। जैसे कि आप देखो, वो लार्ज कैप फंड को कंपेयर कर रहे हैं लार्ज एंड मिड कैप का टॉप 200 इंडेक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं,
मिड एंड स्मॉल कैप कंपेयर कर रहे हैं विद मिड एंड स्मॉल कैप का क्लब्ड इंडेक्स के साथ. सो वहां पे मुझे लगता है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही शायद गलत है. Okay. अगर आप फंड का ईयर ऑन या परफॉर्मेंस देखोगे ना, फॉर एग्जांपल टेक HDFC फ्लेक्सी कैप. आप HDFC फ्लेक्सी कैप का ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखोगे इन द लास्ट 11 ईयर का साइकिल, जो वैल्यू रिसर्च में जो डेटा अवेलेबल है, आउट ऑफ 11 7 इयर्स जो है फंड ने अपना बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म किया. सेम इज द केस फॉर पराग फ्लेक्सी कैप एंड देन देयर वाज वन मोर फंड जो मैं देख रहा था. आप ICICI का मल्टी कैप देख लो. मल्टी कैप ऐसा कैटेगरी जो इटसेल्फ है, जो नया है, पिछले 4 साल में वो चारों सालों में अपना कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म किया. Right. तो आपको ये करना है कि जब हम मोबाइल फोन लेते हैं ना, तो इतना रिसर्च करते हैं. कार लेते वक्त इतना सारा वीडियोस देखते हैं. अपना पैसे के लिए थोड़ा तो मेहनत करो कि यू कैन आइडेंटिफाई. आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है टू आइडेंटिफाई कि अच्छा चलो HDFC फ्लेक्सी कैप ने ऐसा किया है. No, but then we Yeah. have advisors for that, ना? नहीं, फॉर डू इट DIY Thank you, इन्वेस्टर्स के लिए. मतलब पॉइंट ये है कि अगर मुझे नहीं करनी If you- research तो आप people like you. if you squeeze the data enough ना, आपको जो चाहिए वो बता देगा जाएगा. That's Right. true. आप अभी का जो पॉइंट टू पॉइंट देख लो, आप 5 साल का, Yeah. एक मार्च 21 टू मार्च 26, राइट? पॉइंट टू पॉइंट देखो आप. There are about roughly about 38 odd, I think 39 odd large caps, right? About 25-26 odd have completed 5 years. No, I'm saying have 5-year history. अच्छा, Large caps में about 28 funds. उसमें there are, I'm saying purely point to point, ये rolling का data नहीं है, purely point to point from as on March 24, Okay. right? So if you see that data, 28 funds में roughly about 13 to 14 funds have beaten benchmark. 5 ईयर का. 5 year. 5-year period. Nifty 100 TRI. Take this logic to small caps. Same, about 34 odd funds, 24 odd funds, 5 साल का history है उसमें. Yeah. Roughly about 13 to 14 funds have beaten the benchmark. Okay. Take mid cap, 150 TRI. Out of roughly the same universe, some 25-26 odd funds, only 7 funds have beaten the The benchmark. benchmark. Only 7 funds. Okay. हम लोग का नैरेटिव क्या था 3-4 साल पहले? If you want to go passive, keep a large cap substitute. Yeah. This Exactly. this was the popular narrative, Yes, right? yes. This was the popular narrative. And in large caps, because of the outflows that we have seen, because of FII outflows that we've seen, actually there are about 13-14 funds which have done better. Done better. And mid caps have trailed the benchmark to a large amount of active mid caps have trailed Okay. the benchmark, right? Okay. But if I take it from a rolling return point of view, which is more accurate, Right. so it makes a case for a large cap substitute. Passive makes a case for large cap substitute. And mid and small cap, you still choose active. India mein, there is a case for both. Okay. There is a clear case for both. Active का भी case है, passive का भी case है. Active, definitely a case in small cap because आप rolling में भी देख लो, आप point to point में भी देख लो, there are enough and more funds that have beaten the benchmark. Even the top 5 वो जो category में, I'm saying from a 5-year point of view, वो top 5 जो funds हैं, right? वो तो मतलब एकदम it's like 2016 विराट कोहली, right? They've deviated from the benchmark like crazy, right? They've done very well, Yeah. right? And so there is definitely a case for active in small The cap. small caps. Large cap में थोड़ा बहुत, from a rolling There's point always of a view. debate around large cap and index. Correct, Yeah. correct. नहीं, but नहीं, इसमें एक मतलब जस्ट कमिंग बैक टू जो नम्रता का क्वेश्चन था कि NFOs की बात हो रही है. Yeah. ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को बताएं कि यार NFO जब आता है तो एक स्टोरी लेके आता है, हाँ. ठीक है ना? अब आपको वो एक नई स्टोरी में इन्वेस्ट करना है कि जो पिछले 10 साल से 5 साल से 15 साल से जो चीज़ चल रही है, जिसका हाँ. डेटा आपके पास में अवेलेबल उसमें इन्वेस्ट करना है, वो सबसे बड़ी चॉइस है. तो हमें लगता है कि मतलब अगर आप इस हिसाब से सोचें, आप 95% ऑफ द NFOs को रिजेक्ट कर सकते हैं Okay. क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी एक उसका कंपेरेबल है जो Yeah. वो जो 15 साल की डेटा दे रहा है कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे Right. चल रहा हूँ. So do you not recommend NFOs at all?
हम तो as much as possible. as much As much as possible, no, unless and until वो category नहीं, कोई थीम अच्छा लगा हाँ, कोई ऐसी कैटेगरी आ गई जो कभी थी नहीं ठीक या है, वो हाँ। नहीं आई है और वो Which is पोर्टफोलियो को fair. ऐड छोटा कर दिया allocation I think बट अगर उसका एग्जिस्टिंग काउंटर पार्ट है जो तो क्या जरूरत है ऑलरेडी With the एग्जिस्टिंग proven, द प्रूवन नहीं, मेरे पास अभी अभी इन्वेस्टर का अगर आस्क है, मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ एनएफओस लेता है, हाँ क्योंकि वो मतलब Okay. वो 10 रुपीज Yeah, वाला that's- हाँ Yeah. माइंडसेट अभी भी है। माइंडसेट अभी भी हाँ, है वो हाँ, 10 रुपीज हाँ, वाला। हाँ. तो सी इट इज कंफर्ट at the end of the day, so I don't fall in the bracket that I don't give LFOs at all. My client wants, client is happy with that. Client likes to see from an accounting point of view, from a viewing point of view, I don't know, that's a सही comfort, right? जो भी है आपका comfort, 10 rupees में लिया 20 रुपए हो गया, great, I've doubled my money. Their mental model works like that. वर्क्स फॉर देम They're happy doing that. ठीक है, तो but from a broad thesis point of view ऐसा Yeah. है कि अगर जो एक कैटेगरी बहुत डिफरेंट है, then naturally you look at that category. Like imagine, you know, when you take something like HDFC Defense, right? And you know, you didn't have too many options in that yeah, space. इसका कोई प्रेसिडेंस भी नहीं था Precedence भी नहीं था, right? Yeah, And yeah. look at what it's done, right? And so बट ओके डू यू थिंक एक थीमेटिक फंड या कोई भी एक सेक्टरल फंड एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए? डू यू थिंक इट्स रिक्वायर्ड? it's not required. It's not a requirement. नहीं, so to बिकॉज say. देयर कुड बी थीम्स जो शायद लार्ज कैप्स में कवर नहीं हो पा रही हैं, शायद मिड कैप्स में भी कवर नहीं हो पा रही हैं, सो डू यू थिंक यू वुड रेकमेंड दैट थीम टू द नहीं, इन्वेस्टर? मतलब मैंने शुरुआत की थी अपने रशियन 2007 से, राइट? तो Infrastructure. हमने आईटी के बारे में सुना था हाँ अच्छा सुना था कि भाई आईटी में लोगों को इतना नुकसान हुआ था Yes. इन टेक्नोलॉजी फंड्स में, बट हमने महसूस नहीं किया था। तो 2004, 5, 6, 7 में इंडिया शाइनिंग एंड इंडिया Yeah. इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सबके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड थे बहुत सारे, यस और फिर उन फंड्स को वापस आने में 10-10 साल Yeah. लग गए। तो अगर उस टाइम पीरियड वाले जो भी इन्वेस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, आप उनसे पूछोगे तो आई थिंक एक जो बहुत बड़ी लर्निंग थी कि हम जहां तक हो सेक्टोरल फंड्स को अवॉइड करें, हमारे लिए बेटर है। नहीं सेक्टरल फंड क्योंकि- मुझे लगता है वंस इन अ मेरा वाइल जो हर रोज घर का जो खाना दाल चावल खा के अगर आप थक जाते हो, बीच में कहीं वीकेंड में जाके आप कुछ चाट खा लिया या बट पिज्जा ये खा मेरा लिया, जो small पोर्टफोलियो allocation में क्या होता है ना, मतलब ये- 2008 से 2010 वाज अ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अच्छा, डीएसपी टाइगर। हाँ, मैं 2 साल या 3 साल में मुझे इतने जो रिटर्न्स मिले थे ना उस एक फंड से। नहीं but वही क्या होता है कि यार मतलब वो that time एक slept बार also जब for a very long time after that. एक बार जब उस चीज का चस्का लग जाता है, लोगों को लगता है कि मतलब वाई एम आई स्टिल, मैं अभी तक ये फ्लेक्सी वाली चीजें क्यों कर रहा हूँ जब Yeah. मुझे मैं सेक्टर वाली चीज कर यस सकता हूँ। यस तो वो जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए या कार्तिक, वो आप में है, Hmm. ठीक है ना? वो हर किसी में ऐसा नहीं होता नहीं है, होता है। नहीं नहीं होता ये आता है इतना बार खा के पेट खराब होके नहीं broadly मैं बताता हूँ आपको, informed लोग ना, I mean, some bit of market experience, some bit of मतलब जो informed लोग हैं with in the advisory space, तो even experienced investors, उस पूरा कैटेगरी को थोड़ा ट्रॉमा है सेक्टोरल के साथ। अच्छा There is reasonable trauma with most of the sectoral Trauma? funds. Yeah, there is reasonable There is, trauma, right? So we struggle with that. So whenever there is, अगर कोई नया sectoral idea आता है, see, it is very easy for us to sort of dismiss हाँ वो मतलब एक अगर एक like to like fund आता है, so you come to us and give us a consumption fund which has बहुत high overlap. It's very easy for us to dismiss, Yeah. right? You come to us with a defense idea which is not there and all of that. हम लोग थोड़ा time लेके we try to see if there is value in the portfolio and then fit it. जी लेकिन by default मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ट्रॉमा है वो सेक्टोरल कैटेगरी में। हाथ जल चुका है, हाथ जल चुका इसलिए हम है। बच्चों को बोलते हैं हाँ, जल भी चुका है। क्या होता है कि यार आप एक 100 रुपए का पोर्टफोलियो बनाते हो, हाँ। उसमें आप 5% सेक्टोरल फंड डालते हो क्योंकि क्लाइंट ने भी कहा नहीं यार कुछ तो Client थोड़ा ने- कुछ तो थोड़ा अलग करो, कुछ मतलब अनोखा करो या वटेवर। और फिर क्या होता है अगर वो चीज नहीं चली
तो बाकी 95% में जो हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 5% में क्या हो रहा है उसमें सारी बातें मतलब वो बेसिकली आपके क्लाइंट बोल रहे हैं दाल चावल तो मैं खा रहा हूँ, थोड़ा अचार दे दो उसके साथ। नहीं नहीं, अचार दे दिया, अब वो अचार अच्छा नहीं लगा तो वो चावल दाल जो अच्छे बने हैं उससे खुश नहीं है, ये अचार अच्छा क्यों नहीं बना उससे प्रॉब्लम हो जाती है। Precisely. तो वो ट्रॉमा है। तो इसीलिए एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर मैं DIY इन्वेस्टर हूँ, थोड़ा मैं एलोकेशन लेना चाहता हूँ तो आई थिंक सो बी इट ना। Yeah. एंड मैं बोलूंगा DIY के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अरुण ने कहा कि कुछ एडवाइजर्स, एंड आई नो सम एडवाइजर्स हु एक्चुअली मतलब जिनको जो मार्केट को थोड़ा और बेहतर समझते हैं, उन्होंने मे बी पहले स्टॉक्स वगैरह किया है तो उनको कुछ एक समझ है साइकिल्स के बारे में, वो लोग सेक्टोरल फंड्स को अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। हाँ बट आप देखो कि तो एक्टिव मूविंग इन मोड। Yes. हाँ, Yes, बट आप देखो definitely. कि आई थिंक कुछ फंड्स ने भी ये ट्राई किया है कि उन्होंने सेक्टोरल फंड्स का फंड Fund of बनाया। बना दिया. हाँ अब उनका भी परफॉर्मेंस अगर निकाल के देखोगे तो ऐसा कोई मतलब उसमें Outsized performance नहीं outsized होगा यार. performance नहीं है। हाँ. तो वो फंड मैनेजर लेवल पे वो चीज नहीं हो रही है, तो हाउ कैन आई एज अ DIY और एज अ Rotate sectors. एडवाइजर रोटेट सेक्टर्स, इट्स वेरी हार्ड। बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्डिंग, वो प्योर डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म होल्डिंग काम नहीं won't करेगा। work, right? I think इसके लिए नहीं, टाइमिंग मैं कार्तिक जो मैं फंड ऑफ फंड की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं उसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग है ही नहीं ना। मतलब फंड के पास में मैंडेट है कि आप सेक्टर रोटेट करो, रोटेट कर। Yeah, बट फिर भी ऐसा आउटसाइड आउट परफॉर्मेंस नहीं आता है Without the tax losses. विदाउट द टैक्स। You do when you're rotating it. हाँ, फंड के अंदर तो मतलब वो आपको टैक्स देने की जरूरत भी नहीं है ना। यहाँ पे तो Right. सेक्टर फंड हम बेचेंगे खरीदेंगे तो हमको टैक्स भी देना पड़ेगा। No, but then don't you think timing is important for any good Definitely, sectoral fund? definitely, And definitely. exit time is very important. Definitely. हाँ, point of entry is also important. Point of entry and point of exit. Yeah. Yeah. और Getting सेक्टोरल out of- फंड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों की एंट्री टाइम गलत होती है। Most कि of भाई वो बोलते हैं ये सेक्टर, मतलब सबका मतलब मैक्सिमम जो आप देखोगे हाँ. मतलब प्लेटफॉर्म्स में आप देखोगे लोग बाग देखते हैं भाई लास्ट 1 ईयर में क्या अच्छा किया। तो अभी जो लेटेस्ट कैटेगरी इसमें था मतलब डिफेंस से पहले था IT। हाँ. 2000 कोविड हुआ, कोविड के बाद में 2-3 साल सब IT था, टेक IT में बहुत Tech अच्छा में बहुत किया। अच्छा किया था. तो सब लोगों को मतलब चाहिए था कि हमारे पोर्टफोलियो में टेक होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो अब चेंज हो गई है, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सब, खाली हाँ, टेक ही टेक their होगा, कुछ margins will होएगा ही only नहीं go होगा। up. नहीं, फूड टेक, Right. रिटेल तो टेक है ना। और फिर वो Yeah. टेक जो एक कैटेगरी थी, आज आप IT अभी कोई मतलब लेने को तैयार नहीं है, अरे छूने को उसमें- तैयार नहीं है। उसमें भी बहुत सारा लीवेज था ना, इनोवेशन फंड्स. इनोवेशन हाँ. फंड ये वो So innovation But funds do you में think HDFC something like Bank. an energy fund would be good now? मतलब वही सेम Energy प्रॉब्लम है। की- मतलब ये स्टोरीज बहुत अच्छी है, इनको एग्जीक्यूट करना बहुत ही डिफिकल्ट है पोर्टफोलियो लेवल पर। नहीं, सारे वाले चीज पैसा नहीं बना रहे ना। नहीं नहीं, उन्हें बना भी नहीं रहे हैं। मतलब एनर्जी का मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं यार, हमारे पास में क्या कंट्रोल और क्या इन्फॉर्मेशन है कि हमको पता होगा। मतलब कल को सडनली गवर्नमेंट को पता लगेगा कि नहीं भाई हमको अभी एक बार प्राइस नहीं बढ़ाने हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। आपने तो BPCL लिया कि नहीं वो अच्छा करेगा, HPCL लिया, जो भी मतलब वो एनर्जी हाँ. कंपनीज में है। बट अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाएगी आप क्या कर लोगे? तो आई वुड हम्म. से कि मतलब लेट द फंड मैनेजर्स टेक दैट कॉल ना, उनको वो ज्यादा करते हैं। Okay. So let's say कि मेरे खाने में दाल चावल तो है, हो गया, मेरा फ्लेक्सी कैप्स हो गए, लार्ज कैप्स हो गए. What is going to add excitement to my portfolio? Don't Because add excitement no, to the but every portfolio. investor wants excitement. Don't add excitement. मतलब मैं तो अपने इन्वेस्टर को बोलता हूँ कि वो एक्साइटमेंट वाला पोर्टफोलियो आप अपने पास रखो। हाँ. मेरे पास का दोहरी डल वाला पोर्टफोलियो छोड़ दो, जो एक्साइटमेंट करना आप अलग से कर लो। उससे क्या होता है मतलब समटाइम्स ये खाली एक मेंटल अकाउंटिंग है, बट इससे क्लैरिटी हो जाती है कि यहाँ की जो आइडियाज हैं इस पोर्टफोलियो को करप्ट नहीं कर सकती है। Okay. Most of investing is test cricket. Hmm. Most of investing, right? आप you. लेकिन if the investment मुझे तो T20 खेलना है फिर. तो खेलो, मजा करो, and but be ready for that For the loss. for a very short-lived experience. Right. It's going to be a 3-hour game. उसके ऊपर आप you're not going to see anything, you're not going to reap anything out of it. Right. लेकिन most of, I'm just going by a cricket analogy, right? Most of investing journey, it's lot of those slog overs. You need to defend, you need to face those bowlers, you need to be there, you need to be in the middle, you need to take singles, you need to control your emotions. There's so much of बट that. बात करते हैं लोग अभी रिंकू सिंह का ना कि एक ओवर में 5 छक्का आप मारा। चूज करो ना, आप चूज करो, आपको हेडलाइन चाहिए या रिटर्न्स, राइट? नहीं, यू फाइनली यू चूज वो भी है। प्लस अब देखो मतलब T20 will throw more surprises at you. मतलब Okay. on a given day Nepal could have beaten England करेक्ट. Hmm. in that match, right? They could have मतलब वो खाली एक बॉल का एक शॉट का अंतर Correct. रह गया था, they could have Yeah. beaten Right. England, right?
बट वही आप नेपाल और इंग्लैंड को टेस्ट मैच खिला दो, वेरी अनलाइकली दैट अ नेपाल Nepal would- इंग्लैंड, एटलीस्ट नॉट टुडे, आई एम नॉट सेइंग कि आगे क्या कभी नहीं होगा। करंट फॉर्म में। तो वही आप Again, that's exactly what investing is. आपको ध्यान रखना है कि भाई कहाँ पे आपको कौन सा गेम खेलना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्पाइस चाहिए, डू आई हैव टू ऐड दैट स्पाइस, यू डू दैट स्पाइस ऑन योर ओन यार, मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू नाउ वेदर Do you guys add spice to your portfolios? Personal portfolios. Personal portfolios. नहीं, as much as possible try की, मतलब try किया है हम लोग, वो स्पाइस ट्राई किया है हम लोग। ट्रॉमा के बाद में ट्रॉमा के बाद अच्छा ट्राई किया हम लोग, थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर गया, उसके बाद छोड़ दिया। So that's the Acha, so do you see a lot of difference in the investing mindset? Let's say I'm sure you have a lot of Gen Z investors and you have, let's say, millennials, right? Most of us. So tell us कि उनका investing mindset different कैसा है? Are the younger ones telling you कि नहीं मुझे तो पूरा excitement चाहिए? And yeah, let's ask Arvind next question because I'm sure you have a lot of your younger friends are asking you to, help them out. I think मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, आई थिंक एज हैज वेरी लिटिल टू डू विथ इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस। Okay. वो जो वैल्यू सिस्टम्स है, I've seen 18-year-olds with a risk profile of 70-year-olds. Really? Yes. Wow. I've seen that. Like they don't want to, because ये बहुत rare phenomena नहीं है? थोड़ा तो रेयर है, I'm not saying it, I can't generalize that. Mostly they are risk takers. I see that part also. But I'm saying in general we can't also say that मतलब younger folks are more risk taking. ऐसा मतलब हम लोग बोल नहीं सकते. I've seen both sides of the spectrum also, right? But for especially Gen Z, at their age, if I knew what they know, right, I would have done You would have better. done wonders. I would have done better. एक बहुत इंटरेस्टिंग बट नोइंग एंड डूइंग में बहुत फर्क है। सारा फर्क है, फर्क है। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च ये कहता है कि आपका फॉर्मेटिव इयर्स का जो एक्सपीरियंस है ना, दैट डिफाइंस योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी। अभी आप देखो फ्रॉम अ जेनजी पॉइंट ऑफ व्यू, 2020 के बाद अगर आपने पैसा बनाया है तो आपको इक्विटी पता है, हमेशा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली राइट, हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने एक टाइम पैसा बनाया। बट जिन्होंने मान लो कि 2008 में इन्वेस्ट करना शुरू किया, 2011-12 उनका जर्नी काफी पेनफुल रहा, राइट? तो उनका परसेप्शन अलग है, करेक्ट, राइट? आप मे बी 60-70 ईयर ओल्ड से पूछ लीजिए जिनका पैसा कंपनीज गायब होते हुए दिखा, तो उनको अभी भी इक्विटी गैम्बलिंग ही है, तो परसेप्शन अलग है। आई थिंक मुझे लगता है फ्रॉम अ जेनजी पॉइंट ऑफ व्यू एक एक्सेप्टेंस लेवल काफी अच्छा है, तो उसको आज हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है इक्विटी अच्छा है या म्यूचुअल फंड अच्छा है, राइट? शायद इट्स ओनली होनिंग या थोड़ा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप बोल रहे हो एक्सपीरियंस से सीखना है, शायद उसकी जरूरत हो। बट वो फंडामेंटल एफर्ट आपको जो करना पड़ता था 7 साल पहले, 10 साल पहले, म्यूचुअल फंड क्या है, इक्विटी क्यों चाहिए, वो फंडामेंटल एफर्ट की जरूरत नहीं दिखता है मुझे, जो भी हम इंटरेक्शंस करते हैं। करेक्ट। ये मुझे लगता है कि delayed gratification is something that the younger lot are not, actually all of us, I don't think हम अभी delayed gratification चाहते हैं, हमें चाहिए कि हर चीज़ instant gratification हो, right? हमें अभी के अभी सब देखना है। So I have a lot of my cousins who are very young, they're all Gen Zs, वो अभी मतलब they are in their 20s right now, just starting to work, and उनके लिए cryptos या फिर they like investing only in small caps, वो बहुत stocks में भी invest करते हैं। Of course, जब क्रिप्टोज में पैसा डूबता है तो फिर मेरे पास आते हैं कि किस में इन्वेस्ट करें, एसआईपी शुरू कर लेते हैं, प्लीज टेल मी विच फंड टू इन्वेस्ट इन। बट फॉर देम द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज कि चलो पहले थोड़ा रिस्क लेके देख लेते हैं। आई थिंक और कार्तिक इज सेइंग कि अगर आपका इनिशियली एक्सपीरियंस बुरा है तो यू मे कैरी फॉरवर्ड दैट एक्सपीरियंस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ में बी, राइट? बट व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, उदय यू टेल मी, आई एम श्योर आपके बहुत सारे मिलेनियल क्लाइंट्स होंगे, डू यू सी अ डिफरेंस इन माइंडसेट? नहीं, आई थिंक माइंडसेट में ऑब्वियसली क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सेसिबल है, तो आपको पता है दुनिया भर में क्या चल रहा है। Yeah. और अगर नहीं पता है तो कोई आपको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम फॉरवर्ड भेज देगा, राइट? तो आपको पता है, एंड जब आपको पता है देयर इज दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो फोमो है, और वो फोमो मतलब सब चीज को लेके है। हाँ। FOMO is to do with that concert also that I could not go to, and the Yeah. FOMO then also goes to this particular investment that Karthik made but I could not make, right? Right. So the FOMO is for real. Okay. Now, if it is for real, अब वो mindset हम कहाँ से cultivate करें या बनाएं कि भाई ये this is going to happen? So I think
they will go through their own process. मतलब see, I think finally, yeah, experience. चाहे कितना भी आपके पेरेंट्स आपको बोले, मतलब हम जब तक बहुत But सिंपल है. एक small point उसके ऊपर. In the past, we used to see, मतलब एक bull market के बाद, we used to see a segment of investors coming in. Yeah. And उसके बाद थोड़ा bad experience हो जाता है, and those investors never used to come back. हाँ. I don't think Gen Z is that. Yeah. I don't think. ये अगर मतलब drawdown और 20% गिरेगा भी ना, I don't think Gen Z is a category that will go out of the market and So not it come is back. not the -21 that will scare them away, or any investor who has come in the last 5 years. If that -20 stays for 3 years, na, Fair. That will scare. Probably that's Then That will scare anyone. आप देखो 5 से 6 साल 7 साल पहले जाओ, 10 साल की SIPs were at no return, Yeah. right? And people were like कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, Yeah. right? And then suddenly, so the point is equity works like that. It works in those phases and cycles. So I think what people have not seen is that long जो period. कोविड में भी देखा, करेक्शन देखा, बट वो वहां रहा नहीं और फट से चला गया, तो लोगों को लगा कि Yeah. so right now the whole behavior is वो एक buy question the mark dip, है. buy the dip, Buy the dip, buy the buy the dip, dip, become buy the the dip. standard sort of a thing. So वो एक question mark है, but I feel that question mark is there across categories and not just Gen Z. Yeah, right? exactly. That question mark. Yeah, This is 2025 was the 10th positive year for Nifty. Yeah. 10th positive year, right? तो मतलब what are you expecting? तो अरे? बनता है थोड़ा. इसके साथ एक और ये आता है कि आप कॉलेज फेज में देखो किसी को भी ऐसे अननेसेसरी रिस्क पसंद है ना. कोई बोलोगे आप हाँ. बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, नहीं मैं बाइक में जाऊंगा, Correct. फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. Correct. बट आप व्हेन यू टर्न 25 बाइक थोड़ा अनकंफर्टेबल है यार, कार में चले जाएंगे, बट मैं खुद ड्राइव करूंगा. बट व्हेन यू आर इन योर 30s हुआ कि टाइम वेस्ट हो गया यार, वही टाइम में मैं कुछ और कर लूंगा, ड्राइवर लेके आओ. इन योर 40s यू से चलो वो पैसा भी मैं खर्च क्यों करूं, आई विल गो इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो वो मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है. आई एम हैप्पी दैट लोग ट्राई कर रहे हैं, राइट? जो शायद हम लोगों ने किसी ने नहीं ट्राई किया होगा इन कॉलेज डेज. और एक्सेस भी नहीं था ना इतना यार. Access नहीं, हाँ, exactly. Most important is access. आज इतना आसानी से, एंड बिकॉज म्यूचुअल फंड एक इतना वेल रेगुलेटेड व्हीकल है जिससे हर कोई मतलब बेस्ट फंड, और मतलब एक तरफ म्यूचुअल फंड है, एक तरफ ये बहुत सारे नए न्यू एज एप्लीकेशंस आ गए हैं जो इजी बना दिया इस चीज़ को. आई थिंक उससे बहुत एक इम्प्रूवमेंट हो गया, जो एक टाइम पर नहीं तो था. आप रिलाई कर रहे थे कोई ब्रोकर पर, और वो ब्रोकर अगर फ्रॉड निकला तो पता नहीं आपको क्या होगा, बट अब वो नहीं हो रहा है. बट वही आप देखो, फ्रॉड अभी भी होते हैं. कहाँ पे होते हैं? अनलिस्टेड स्टॉक्स में. हाँ. भयंकर फ्रॉड होते हैं, अच्छे वाले फ्रॉड होते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, पता नहीं है, और वो फोमो के चक्कर में लोग बाग पता नहीं क्या डील कर जाते हैं, और फिर पता चलता है यार ये तो मेरे को कुछ नींबू पकड़ा चला गया. तो आई थिंक कि PP water balls. हाँ, तो आप अगर अच्छे रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में रहेंगे, मतलब हो सकता है थोड़ी छोटी मोटी ठोकर लगे, बट आप ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा. रहेगा. वही आप अगर ये जो कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड चीजें करने की कोशिश करोगे, उधर फिर भी होने दीजिए ना. अगर एज लॉन्ग एज अगर कोई जेंजी है, अपना मम्मी पापा का पैसा नहीं ले रहा है, खुद का पॉकेट पर नहीं डुबा रहा है, फॉर देम अगर 5,000 रुपया या 10,000 रुपया, इट्स ओके, इट्स अ गुड लेसन ना. कोई कोर्स पैसा दे के कोर्स सीखने से अच्छा आप कुछ करो, पैसा गया, देन एटलीस्ट at a later stage जब आप But do you think life is one thing here, मतलब हाँ ना बोलिए. नहीं, मतलब आई एम ऑल फॉर एक्सपेरिमेंट्स, कि आप एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपेरिमेंट करके उस एक्सपीरियंस से सीखो. बट अगर एक्सपेरिमेंट ही गलत किया एंड देन वी से कि यार ये चीज खराब है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट? तो आई एम सेइंग कि हमको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करना है. ऐसा नहीं कि हाँ भाई तू मतलब यू आर यंग, यू एक्सपेरिमेंट. आई रिमेम्बर आई डिड दैट, राइट? वो सारे फटाकों को लेके वो उसको करके आग लगाई और फट से जल गया. लकीली वो खाली मतलब छोटी मोटी थी, बट अगर इफ इट बिकम्स बिगर देन व्हाट हैपेंस? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रेगुलेटेड स्पेस में ही अगर आपको लगता है थोड़ा रिस्कियर है, आप ट्रेड करने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, बिल्कुल. एज लॉन्ग एज जब आपका खुद का पैसा है, करो. उसमें मुझे लगता है वो डाउनसाइड होता है तो भी आपका यू आर नॉट लूजिंग मच. at 40-45 अगर मेरा पूरा लाइफ सेविंग मैं अभी एफएनओ करने जाऊं, That's a bigger problem. then there's a bigger 100%. problem. I think it's perfectly fine for them to take Right. meaningful risk or meaningless risk at a small money, as long as parents का पैसा involved. Also, don't just make it a habit, right? Don't make it a habit to gamble. That's all. But what happens is that when you make money, now you think that it is possible, Yeah. and then that is what drives you to say कि यार ये मैंने मतलब 5,000 से कर दिया तो मैं 5 लाख से भी कर लूंगा.
and For gambling ऐसे तो होता है, जब भी आप पहली बार casino जाओगे, you'll always have the beginner's luck. You will always win. नहीं मतलब there is a golden rule, right? आप अगर गैम्बलिंग के लिए जा रहे हो तो golden rule है, कितने पैसे आप खोना चाहते हो उतने ही जेब में लेके जाओ और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब घर पे छोड़ के जाओ। आपको पता है कि यार जब मेरा पैसा खत्म हो गया, पार्टी खत्म हो गई, थोड़ी देर और घूमो फिरो और घर आ जाओ। Right? So you should know what your limits What are. your If you limits don't know your limits are, that's a problem. Okay. So let me ask you this question and it could be your individual answers. अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, जो 2.5 लाख उसमें से आपको ये put in 4 categories, large cap, mid cap, small cap and flexi cap. तो आप मुझे ये बताइए कौन कौन से funds आप उसमें डालेंगे? 2.5 lakhs in each of these 4 categories. Large, mid, Small, flexi. mid, small and flexi. मैं लार्ज तो करता नहीं हूँ मतलब नहीं, but it's large- okay. Good large cap funds. इंडेक्स Index में डाल देंगे. इंडेक्स कर सकते हैं मतलब जनरली would do index in the large cap space. Okay. Flexi में I think HDFC, ICICI, Parag Parikh Okay. is what are we comfortable करते हैं, खुद के लिए भी करते हैं। Mid cap? मिड हमने ज़्यादा किया नहीं है But फिर भी which are the good funds? you should- ICICI Okay. those on the mid cap. In the small cap segment, I think Invesco, Bandhan, Nippon. Okay. Okay. Arun? Only on those. These 4 categories. मान लो हाँ। 45 categories, वही। 45 categories, and more categories are coming. I'm asking you this is क्योंकि एक तो आप लोग भी तब से flexi, large, mid, small की बात कर रहे हैं. So let's get those categories out. And then of course, और मैं बाकी categories के बारे में discuss करने वाले हैं. But let's get these 4 categories. If it's large, मैं थोड़ा concentrated जाऊँगा. Passives में, DSP has a equal weight top 10. Okay. In the large cap space. I feel it's ridiculously attractive. Okay. That's where I would be in the passive space. Small में थोड़ा मेरा ज़्यादा exposure रहेगा. From today's point of view, I will definitely have a higher exposure in small. When And which funds? Small, I would, and mostly small and mid cap, जो भी category में, I would, bet more on the fund manager than this thing. And so small में, I like HDFC small cap. Okay. I like Bandhan small cap, but my only problem there is it has 250 stocks, Yeah. right? So Long day. You know सब बड़ा. That's owning the index Yeah. almost, right? Yeah. Valuations wise, it is attractive. Full credit to Manish. He's a phenomenal fund manager. The way he's turned around the fund and all of that is great. But I'm not comfortable with that kind of diversification. Sure. Very comfortable with Chirag in HDFC small. Valuations are comfortable for me there. So I'm very comfortable there. I wouldn't be in mid cap because mid caps have not fallen to my comfort. Okay. So I wouldn't want लेकिन to. let's say कि आपके इन्वेस्टर बोल रहा है कि मैं 2.5 लाख डालना ही डालना है मिड कैप में, तो कौन सा? Mid, no, I would be in focused rather. Okay. I would be. I like Kenneth in the focus space. Aldridge. I like him in the focus space. It's a poor man's PMS technically in that space. Yeah. So I like the fund. I like his thought process. We've worked with him before also. So Flexi, yaar, I see Parag Parikh. I've been investing in Parag Parikh since it was what 2,000 crore AUM. Yeah. I've been investing since then. So, but So मतलब already करोड़पति बन चुके हैं. नहीं ऐसा नहीं. But my point is. घर लिया है इसने। Rajiv bhai, if you're listening, thank you. So, no, but see, today it's almost like an aggressive hybrid fund, right? More Yeah. less of a flexi cap. There's so much cash. Yeah. If the cash starts getting deployed now, I would be more comfortable with Parag Parikh Okay. flexi cap. At this point of time. It's the only flexi cap or any other flexi cap fund that you would also recommend? I also like Mirae flexi cap. Sorry? I like Mirae flexi cap, and I like Mirae has a fund house itself because historically, bhi dekho aap, they've had usually fund houses they have that cycle na, Right. मतलब 2-3 साल cycle का, but they've had the highest number of positive years when you look at it. तो even इनका recovery जो है 2008 का जो fiasco के बाद I think so. I like, and Mirae flexi cap has just come into
that quartile one performance. I think Okay. out of that 35, 36 odd funds, they ranked 4, if I'm not Yeah. wrong, or 4 or 5. I like the fund. I like the thought process, and Okay. that would be Okay. my allocation. Okay. Karthik? Before you go to Yeah. Karthik on the Yeah. names, na, you said something very important and I want to pick on that. You said कि नहीं client force करता है कि नहीं मेरे को mid cap बताओ. I think this investing does not have to be a compulsion. Yeah. When it becomes a compulsion is when we make mistakes. Yeah. I remember like 1.5-2 साल पहले मतलब जब by the time the small caps had done extremely well, बहुत अच्छा कर रहे थे. और फिर अब वो क्या कि नहीं मेरे को PMS चाहिए हाँ. मतलब मेरे को अरे मतलब वो हो गया है वहाँ पे जो होना था, बट आप जब उस चीज को कंपल्शन बना देते हो तब क्या है कि आप मिस्टेक्स करते हो. तो आई थिंक इन्वेस्टिंग शुड नॉट बी कंपल्शन, मतलब वो कंपल्शन नहीं होना चाहिए. इन्वेस्टिंग शुड बी अपॉर्चुनिस्टिक, कि जब अपॉर्चुनिटी मिले उस कैटेगरी में तो जाओ, उसको कंपल्शन मत बनाओ अपने पोर्टफोलियो का. Okay. तो anyways, Okay. Yeah. Sure. Yeah. Your favorites. So my favorites have been fairly एक concentrated portfolio रहा मेरा अभी तक. Flexi cap में I think I like both these fund houses and then generally उनका ethos जो है. HDFC Flexi cap में मेरा reasonable chunk है, and then even Parag Parikh Flexi cap. Parag Parikh Flexi cap, the idea is very simple and clear. मुझे जो थोड़ा बहुत जो global diversification चाहिए वो मिल जाता है. And then I like the way both fund houses as such, the way look at the money, how they want to manage the money. So मेरा allocation percentage थोड़ा अलग है. अगर मेरा 10 लाख है तो about 30 to 40% flexi cap. Another 20% जो है मैं I would want to give it to multi cap. Okay. I think ICICI multi cap जो है उनका longer track record है. So when जब सारे लोगों ने जब flexi cap का category आया, so ICICI actually shifted their existing But fund was to it multi-cap. actually a multi-cap? नहीं वो reclassified है. reclassified होगा, मल्टी कैप कैटेगरी बाद में बना. हाँ. Correct, that's what I'm saying. उनका जो diversified equity fund था, सबने diversified equity funds को flexi cap बना दिया. तो ICICI was one of the very few AMCs जिनको उन्होंने rebrand किया under multi-cap. But at least the way उन्होंने जो last 4 साल में जो manage किया है, मुझे वो अच्छा लगा. तो about 20% मैं I would want to give it there. Then another 20% to mid cap. Mid cap मेरा Kotak like let's say mid cap में है, emerging leaders जो है उसमें है. And then I have a very older fund, DSP mid cap. मेरा almost वो 12 साल पुराना fund है, DSP mid cap Yeah. है. And then I bought my house with that money. DSP mid cap. Yeah. I bought my first car with that money. So that has really helped me achieve some of my goals. Small cap में Nippon I think has Nippon small My cap. God, looks like हम दोनों का portfolio बिल्कुल same है. Nippon small cap and I would say HDFC small cap. I think इन दोनों का जो the way of stock like let's say the managing the portfolio जो है काफी clean लगा. So Okay. this is my core portfolio per se. Okay. How about contra and value funds? Investing ये investor के portfolio में होने चाहिए? आप अभी तक हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे वो सारी डिस्कशन मार्केट कैप फोकस थी. Right. हमने स्टाइल के बारे में ज़्यादा बात नहीं की. और कहीं पर अरुण ने स्टाइल के बारे में कहा, उन्होंने स्टाइल स्पेसिफिक वर्ड यूज़ नहीं किया, बट उन्होंने फंड मैनेजर कहा. Yeah. तो जब कोई, और हम सब के पास में कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं, और अगर आपने कुछ समय बिताया तो आपको समझ में आती है कि कोई फंड मैनेजर की एक स्टाइल होती है, कोई फंड मैनेजर की एक स्टाइल होती है. तो पोर्टफोलियो को जब कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तब यही कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरह की स्टाइल और अलग अलग तरह की कैपिटलाइजेशन, दोनों चीज़ें पोर्टफोलियो में आज के हिसाब से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. Right. तो टू दैट एक्सटेंट कि मतलब अगर आप देखेंगे वैल्यू में, मतलब बिफोर, अब वो वैल्यू और कॉन्ट्रा को अलग कर रहे हैं, और क्यों अलग कर रहे हैं, कैसे अलग कर रहे हैं, वो मतलब मेरे को तो समझ में भी नहीं आ It's a subjective. I मेरे को want to समझ में ask नहीं, you- I मेरे want को to ask you guys that. कि मेरे को तो Why? समझ में भी नहीं आ रहा है. बट आप देखेंगे कि ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड जो है, मतलब पुराने जमाने से चल रहा है, मतलब और नरेंद्र सर को मतलब वैल्यू में मतलब माना जाता है कि भाई वो है. एंड दैट फंड He follows a very contrarian. वेरी कॉन्ट्रेरियन. अब वो approach, हाँ. मतलब वो वैल्यू और कॉन्ट्रा में कौन वैल्यू और कौन कॉन्ट्रा है, वो मतलब वो बाल की खाल Just to खिंचा, add, बाल की खाल खिंचाने वाली है. कॉन्ट्रा में क्या है, मेरा वो एक थोड़ा सा वो एक इमोशनल बायस है, क्योंकि फिडिलिटी जब वो स्पेशल सिचुएशंस फंड लॉन्च Fund. किए थे, मैं उनका NFO प्रेजेंटेशन में गया था, मेरे फ्रेंड ने इनवाइट किया, मैं चला गया ऐसे. तो बट देन वो जो स्टोरीज उन्होंने जो दिया था, जैसे कि बजाज था, चेतक है, मर रहा था, एंड देन दैट वाज सो वो थोड़ा वो एक वो रोमांटिसाइज्ड आइडिया ना, तो वो कॉन्ट्रा में मुझे लगता है वो रोमांटिक आइडिया हो सकता है विद अ स्मॉल एलोकेशन. बट आई थिंक वैल्यू, बहुत सारे फंड मैनेजर्स देमसेल्व्स खुद वैल्यू स्टाइल Value focus होते हैं. Exactly. So I think
to that extent value मेरे portfolio में address हो जाता है with some of these funds. But contra में भी some allocation वे जहाँ में मुझे लगता है ये शायद अगर वो turnaround stories में invest कर रहे हैं and if they're really good at really addressing the turnaround stories, एग्जैक्टली। तो अगर एक फ्लेक्सी कैप आपके पास है और वो वैल्यू स्ट्रेटजी है और दूसरा वैल्यू फंड खरीदने का कोई आइडिया नहीं, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस यू टू ऐड अनदर। You were saying something about Contra. I mean, before Karthik. नहीं मतलब आई थिंक मतलब द पॉइंट इज कि मुझे तो मतलब बियॉन्ड द पॉइंट वो वैल्यू कॉन्ट्रा मतलब वो आप फिर आप बहुत ज़्यादा इसमें घुस जाते हो तो समझ में ही नहीं आता कि भाई मतलब ये हम क्या डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, correct. मतलब पोर्टफोलियो खोल के देखो तो पता नहीं चलेगा कि क्या डिफरेंस की बात या कर वो रहे हैं। मैंडेट के ऊपर जाता है, मैंडेट हाँ। सो मैंडेट के ऊपर मैंडेट एंड द फंड मैनेजर एंड द फंड मैनेजर कि भाई फंड मैनेजर एक्चुअली बाइज इनटू दैट फिलॉसफी। करेक्ट। सो सी लाइक आई वाज सेइंग, अगर वैल्यू स्ट्रेटजी है आपके पास Right. और अलग आपको वैल्यू एक फंड लेना है, इट डजंट मेक एनी सेंस, द ओवरलैप विल जस्ट किल इट। बट इफ यू वांट टू चूज कॉन्ट्रा कैटेगरी में कितना फंड्स है आज? 4 फंड्स है। Yeah. That's it. There are only 4 funds That's true. in the category. It's not a very confusing category. हाँ. आप 4 presentations देख लो, आपको हो जाएगा। मतलब if that presentation makes sense for you or not, right? Okay. अगर mandate पे है, like he was saying, if there is a clear mandate in terms of this is how I'm going to go about the portfolio. Right. ठीक है, value, growth, quality, momentum, ये सब labels हमने लगाए। These were there. The funds were not born with these labels. Yeah. Right? These are labels given to us so that we understand certain processes. Okay. So with that thesis in mind, अगर कॉन्ट्रा में आपको ये आइडियाज आ रहा है, स्पेशल सिचुएशंस हो गया, टर्न अराउंड स्टोरीज हो गया, M&A का एक स्टोरी हो गया, जो भी एक, if there is a mandate around it that the fund manager will take only that kind of situation, right? It should not be मेरा इनोवेशन का फंड का पोर्टफोलियो में टॉप वेट HDFC बैंक है, because HDFC बैंक इनोवेट करता है, right? So it doesn't make any sense. So मतलब नहीं that it doesn't sit well with me, right? If you're calling yourself a contra fund, the mandate also should have that. contradictions, proper contra ideas. That is that sometimes मतलब लोग बात फिर सवाल पूछते हैं मतलब कि फिर आप जो चल रहा है वो नहीं खरीदोगे, तो मतलब it just becomes confusing. Confusing, yeah. अब वही देखो कि अब वो फोकस फंड में आपको कुछ फंड मैनेजर ऐसे मिलेंगे जो फोकस फंड में प्योरली ग्रोथ ओरिएंटेड है क्योंकि उनका स्टाइल ग्रोथ ओरिएंटेड है। Growth oriented. और वही जैसे इन्होंने केनेथ के बारे में कहा तो थोड़ा कॉन्ट्रेरियन वैल्यू अप्रोच, अलग तरीके का अप्रोच है उनका, कि वो थोड़ा थीम बेस्ड है। बहुत सारे ऐसे फंड हाउसेस है जो अभी कंप्लीटली अलग थीम के साथ आ रहे हैं। आई थिंक आई एम फैंसी विद द आइडिया ऑफ बजाज का आप लार्ज कैप फंड देखो 20 स्टॉक्स, मतलब फोकस का भी फोकस्ड है एंड उनका फैक्ट शीट जो है काफी यूनिक है। वो बता रहे हैं कि वो क्या इंटेंशन से उन्हें खरीदा है। then they're explaining. I mean, अगर HDFC है वो इनोवेशन है या या competitive advantage है, क्या है? I think you could always that is exactly what I'm saying. See, आप अगर स्टोरी बनाना चाहते हो, हर स्टॉक के ऊपर कोई ना कोई स्टोरी लगा सकते हो, right? You want to put technology there. कि उसी को कॉन्ट्रा में भी डाल सकते Contra हो, में भी डाल इनोवेशन सकते भी हो, डाल exactly, सकते हो। contra में भी डाल सकते हैं आप, exactly. Right? So आज it वैल्यू हो जाएगा कि भाई वो उधर कुछ Exactly. चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया है तो HDFC Contra. वैल्यू में भी आ गया, Contra. कॉन्ट्रा में भी आ गया और वो chairman resign कर दिया, contra आइडिया है, डाल दो। नहीं, that doesn't work well with me, right? So मतलब yeah. Okay, how about life cycle funds? अभी recently 7 introduce किए हैं. What is your take on life cycle? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। So explain करिए हमारे viewers को what लाइफ life साइकिल फंड मतलब बेसिकली ये इनको डेटेड फंड्स भी बोलते हैं। तो मतलब एक समय के हिसाब से, तो बेसिकली आज समझ लीजिए कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक 2026 है तो 2035 का एक फंड होगा, 2040 का एक फंड होगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका 2035 या 45 का एक गोल है, आप उसके हिसाब से अलाइन कर सकते हो। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं लोगों को, अगर 10 साल आपके पास में तो आप इनिशियली रिस्क लीजिए, एज यू मूव क्लोजर टू योर गोल आप switch, डेट हाँ। में धीरे धीरे आ जाइए। तो Correct. मतलब दैट्स द होल प्रेमाइस ऑफ द लाइफ साइकिल फंड। इसमें खाली इन्होंने क्या कोशिश की है कि बहुत बार लोग बाग ये चीज एक डिसिप्लिन तरीके से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि दे गेट कैरीड अवे कि नहीं नहीं अभी इक्विटी है, चलने दो ना, 2 साल और चलने दो, देखता हूँ मैं, मतलब मैं कर लूंगा, मैनेज हो जाएगा, देख लूंगा। और वो बाय द टाइम वो गोल आता है सडनली, अगर वो इस तरह का पीरियड रहा, देन यू आर सडनली, अगर आपने स्विच नहीं किया तब आप प्रॉब्लम में आ गए कि भाई वो वैल्यू हैज ऑल इरोडेड अवे। तो उसके हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है कि लोग इसको करें। आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। आप प्रोडक्ट्स So this would have a lock-in. It's not does not have a lock-in, right? But अभी प्रोडक्ट्स आए नहीं, प्रोडक्ट्स मतलब अभी कैटेगरी डिफाइन हुई है, अब okay. वो प्रोडक्ट्स आएंगे तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसको कैसे मैनेज। कार्तिक कुछ बोले। तो
एक तो वो आई थिंक येट टू सी है ये, बट इंटरेस्टिंग है कि जब आप वो देखते हो कि पीपीएफ एंटर करते हो दिमाग में क्लियर 15 साल। ये 15 साल हम्म। प्रोडक्ट। बिल्कुल। आप ईपीएफ में जाओगे, ये मेरा रिटायरमेंट टाइम। इसीलिए ये सब प्रोडक्ट्स में लोग पैसा बनाते हैं क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी एंकर बैठ चुका है। तो उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आप कभी भी डालो कभी भी निकालो, बिल्कुल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं देता ये सब प्रोडक्ट्स। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू वो एक एंकर होना चाहिए होना कि ये मेरा 5 साल का फंड है, 10 साल का फंड है। तो उसमें एक सर्टेनिटी जब आता है, देन आई थिंक इट इज ऑल अबाउट आप गोल अचीव करने की सोच रहे हो, ये नहीं कह रहे हो कि मैं मार्केट बीट करूँ, क्या मार्केट टाइमिंग करूँ, या मेरा रिटर्न कितना आ रहा है। वो उस हिसाब से ना कार्तिक, ये जो सॉल्यूशंस ओरिएंटेड फंड को इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, कई बार मतलब ये जस्ट सेइंग कि यार ये चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है, मतलब इट जस्ट हेल्प्स कि हाँ भैया मेरे बच्चों का पैसा है, and you have that emotional connect with that इमोशनल कनेक्ट विद investment. दैट। That's the thing. So life Right. cycle funds दो important problems को solve करता है. एक है behavior, because you are anchoring yourself for the long term. दूसरा है taxation problem, Yeah. right? Because जो आप manually अगर switch करते हो, then you are paying a capital gain tax Right. every time you're switching, and then you are rebalancing the Rebalancing portfolio the and all of that. If it's happening within the fund itself, Mm. the taxation angle is better. So Yeah. दो बहुत important प्रॉब्लम्स problems को Problem solve करता है. कैसा solve करता है वो देखना चाहिए, Hmm. right? Because ये जो solution oriented का बात सर ने बताया ना, पूरा solution oriented का category is 58,000 crores, right? HDFC Children's and HDFC Retirement is the top two. That Hmm. itself is some 16,000 crores. Hmm. Both have not beaten HDFC FlexiCap. Okay. नो बट देयर हाइब्रिड नहीं, पोर्टफोलियो भी है। I'm just saying. and what happens and to be fair, मतलब see the point is ना, मतलब मैं बहुत बार इस चीज के बारे में सोचता हूँ कि हर चीज को मेरे को रिटर्न ऑप्टिमाइज नहीं करना है, कोई चीज में मेरे को बिहेवियर ऑप्टिमाइज करना है। I agree. I agree. कि कई कई चीज में बिहेवियर ऑप्टिमाइज करना है, और क्योंकि I was talking to one of the industry friend, वो बोल रहे थे कि अच्छा मान लो ये बच्चों के लिए है, पढ़ाई नहीं, एजुकेशन या शादी नहीं, ये बच्चों के लिए। जब बच्चे को पता चलता है कि बाय 25 26 व्हेन आई टर्न मेरे पास शायद 1-2 करोड़ है, तो द वे दे लुक एट बट लाइफ बच्चों को पता होना ही नहीं चाहिए ना कि उनके पास इतना पैसा होगा. I'm saying. आप क्या But बोल you're रहे थे? right. I'm saying वो जैसे द वे दे लुक Yeah. एट लाइफ, करियर कैसे परसीव करते हैं, काफी आई थिंक अलग ही होगा। आई थिंक देन आई व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सिंक विथ यू कि बहुत ज्यादा रिटर्न देखना नहीं चाहिए। एक गोल के लिए आप एक आइडिया मैरी करते हो, नहीं, गोल के लिए आइडिया मैरी करते हो, एंड मतलब इट कैन बिकम अ वे टू टॉक टू देम आल्सो, राइट? मतलब कि भाई जैसे कि भाई एक वो बच्चों को पता चलता है, आप कहीं पे उसको हैंड ओवर भी कर सकते हो यार कि अब तो तेरे को पॉकेट मनी मिली तो थोड़ा बहुत पैसा तू भी ये तेरे चिल्ड्रन गिफ्ट फंड में डाल दे, Correct. ताकि Yeah, तो इट जस्ट इट कल्टिवेट्स अ लॉट मोर थिंग्स। सो आई थिंक कि From a label point of view. लेबल पॉइंट ऑफ व्यू कि बहुत सारी चीजें, मतलब जब मे बी हम थिंकिंग करते हैं तो हम उसको बहुत एक रैशनल तरीके से सॉल्व Yeah. करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें हमें बिहेवियर, मतलब व्हाई, मतलब जैसे आप इंश्योरेंस के बारे में देखो, मतलब व्हाई इज इंश्योरेंस स्टिल सो पॉपुलर दो दे हैव सो मच एक्सपेंस? इट इज बिकॉज दे हैव एंकर्ड यू टू दोस गोल्स, मतलब वो गोल्स के साथ में आपको इतना टाई कर दिया है कि आप मतलब भावुक हो कि हाँ मेरा बच्चा हुआ तो मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी बना दो। Yeah, you're right. So, जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि हमें करोड़पति बनना है और इसीलिए हम इन्वेस्ट करें, एंड वी कम टू पीपल लाइक यू, राइट? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड, ऑल थ्री ऑफ यू, कि अगर मैंने आज 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, बाय व्हेन डू यू थिंक इट विल बिकम 1 crore? कार्तिक सर, Yeah, Karthik sir. इन्होंने एक ही फंड से घर भी ले लिया है, गाड़ी भी ले ली, सब कुछ कर दिया है। अरे डाउन पेमेंट यूज किया है, लोन लिया है, ऐसा नहीं है पूरा। बट आई थिंक आप इंश्योरेंस एड्स देखोगे तो आई थिंक 10 साल में आप करोड़पति बन ही जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग एड्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स का जो एड्स आ रहा है, 10,000 रुपये SIP आप 10 साल के लिए करो, 10 साल और वेट करो, 2 करोड़ हो रहा है। विश दैट लाइफ वाज सो सिंपल। वहाँ पे अज्यूम्ड रेट है ऑलमोस्ट 18% 19% अज्यूम रेट लेके चल रहा है। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ये भी कह रहा है कि 20 आप 10,000 इन्वेस्ट करो 15 साल में, या obnoxious amount of money। आई थिंक उसके कंपैरिजन में रियलिस्टिकली आप देखोगे, आई एम श्योर यू गाइस नो इट बेटर, लाइफ इतना आसान नहीं है। इवन अ 12% अज्यूम रेट, 10 लाख रुपए में इन्वेस्ट करूँ तो मुझे वो 20 साल लग जाएगा, करेक्ट? 1 करोड़ बनाने में 12% अज्यूम्ड रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स लगेगा। अगर मैं सिर्फ 10,000 रुपीज लमसम किया and 10 lakh lump sum 10 lakhs. and then waited for 20 Waited years, for 20 years. that will probably turn into a crore। अगर मैं
ये 10 लाख के साथ 7,500 के SIP किया तो शायद 15 साल में हो जाए लगभग। Yeah. At again at 12%. 12% assumption. Okay. So would that be More or less similar, yeah. I mean, the math doesn't change, right? so basically 20 साल is what you're saying? लमसम है तो। हाँ, नहीं, लमसम है तो। मतलब आप खाली अगर लमसम करे और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो मतलब And we are assuming कि lump-sum pure equity में हो रहा है, हाँ, of course. right? So And but small caveat to that, ना, मतलब don't go by this crorepati goal, right? मेरे हिसाब से I mean, it's fair for you to have that goal, but realistically मतलब you know 20 साल के बाद 1 crore it doesn't make sense from a नहीं, नहीं, investment नहीं, क्या point होता है, of view. I think अभी भी ना लोग मतलब I feel कि जैसे हम गोल्स के बारे में बात कर रहे थे बच्चों को लेकर, एक वो करोड़पति होना Label. अभी भी बहुत एक Comfort label है. एक लेवल जो है बहुत एक एक्साइटिंग लेवल है बहुत लोगों के लिए। Hmm. Yeah. और जब उनको लगता है कि उनका एक वो फर्स्ट 10 लाख हुआ या 20 लाख हुआ 1 करोड़ हुआ, आई थिंक इट्स अ बिग एक बड़ा No, no, माइलस्टोन है। 100%. What I'm saying is not that. What I'm हाँ। saying is don't just look at it from an absolute number. नंबर हाँ गोल लगाइए उस पे ना. हाँ So your mutual fund journey would be much better off Yeah. if it is tied to goals. Yeah. Right? It's much more better. Like in children's education, उसमें 1-2 crore 3 crore doesn't matter. It's about at that point of time to वो अचीव हुआ नहीं हुआ। achieve हुआ नहीं हुआ. At that point of time the absolute number matter नहीं होता है ना. But अरुण just थोड़ा flip करेंगे, building first crore is always tough. Correct. It is tough, of course. Right. No doubt उसके about बाद it. हाँ तो compounding टारगेट is ये much रखो कि faster. जितना जल्दी मेरा फर्स्ट करोड़ बने ताकि मेरा Fair. देन इट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर आ सकता है तो फाइन। Fair. There was this one data that I was reading कि आपको वो 1 करोड़ बनाने में obviously time लगता है, but उसके बाद you can double it every 5 years. Is that true? It is. बट एज इन मतलब कंपाउंडिंग इज बैक एंडेड ना, मतलब तो मतलब True. मतलब वो, 1 करोड़ वो जो 2 हम बोलते हैं कि करोड़ ब्याज बन पर जाएगा ब्याज every आता 5 है तो मतलब हाँ। जितना वो समय बीतता जाएगा उतना वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट बढ़ता जाता बढ़ता है। जाएगा. Okay. So now let's say again, coming back to this 10 lakh amount that I have, how will you split it between equity, debt and hybrid? इन 3 categories में आप कैसे split करेंगे? कितना proportion in each of these? तो ऑब्वियसली पहले एक तो जो भी वेदर वो क्लाइंट एग्रेसिव है या ऑडिट है कंजर्वेटिव है, उनकी क्या टाइम होराइजन क्या है उनका इन्वेस्ट, उसके हिसाब से इस पर Right. मतलब मैं But let's say moderate. अगर मॉडरेट है तो आई थिंक आई वुड से लाइक 50-50 टाइप पोर्टफोलियो Okay. चलेगा। तो मतलब equity through equity funds and through hybrid funds would be around 50 to 55% of the portfolio, and the remaining will go to debt in that same manner. डेट अगर हम डायरेक्टली डेट म्यूचुअल फंड नहीं करते हैं टैक्सेशन के कारण, तो आर्बिट्राज या कुछ इक्विटी से Equity saving, लेके हाँ। के उसको ताकि टैक्सेशन इंप्रूव हो जाए डिपेंड Optimize टैक्स, हाँ. बट वो डिपेंड करता है अगर वो क्लाइंट की वैसी रिक्वायरमेंट है। Okay. Yeah. You know, I have this some data where I have Mr. Juzair Gabajiwala, who's a director at Ventura Securities. He says कि for a moderate risk investor, equities में करीब 60% तक होना चाहिए, debt में करीब 20, gold and silver में करीब 20. नहीं, मतलब think क्या है कि that's a- नम्रता ऐसा है, मतलब कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि मॉडरेट का क्या मतलब होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का क्या मतलब होता है, Yeah. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का क्या मतलब होता है, इसका कोई डेफिनेशन उन्हें डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। Okay. तो आई थिंक कुछ चीज़ें मतलब हम चाहते हैं डिफाइन कर दें, बट एज एन एडवाइज़र मुझे लगता है कि जब हम सामने बैठते हैं क्लाइंट के, You would तब know. वो जब चीज़ समझ में आती है, और कई बार नहीं भी तभी भी नहीं समझ में आती है, वो 6 महीना 12 महीना उसके साथ काम करते हैं तो समझते हैं कि वो जो मॉडरेट समझे थे वो एक्चुअली मॉडरेट Moderate नहीं है, है ही थोड़ा नहीं। कंजर्वेटिव है, Correct. या फिर वो जो मतलब तो वो कुछ चीज़ें करके रियलाइजमेंट समझ में आता है। And what if it's an aggressive investor? Aggressive investor, I mean, higher equity positions definitely. Sure, but कितना? At least 70-75% equity positions today, but in that also अगर मतलब truly aggressive है, if within that small cap makes sense today from a today's Right. point of view. Yeah. मतलब उसका reasoning है, one valuations are obviously attractive. दूसरा एक मतलब at the risk of getting a little technical ना, तो दूसरा एक चीज है कि the earnings yield of small cap as a space is roughly about 4.1%. Okay. अभी का जो GSEC yield है, that is roughly about 660-670. Historically, when GSEC जो उसका जो spread है, उसका difference जो है, if it
if it's beyond 250, 260, Hmm. historically, again from data, the next 12-month to 24-month return in the small cap space looks very good, very Okay. high double digit usually in that Ah, space. okay. So from a technical point of view, this is looking great from a small cap universe Okay. angle. So equity, if it's a truly aggressive investor है, तो small cap ज़्यादा Mhm. थोड़ा. And does it make sense to get into that space today? Yes, it makes sense to get into that space. Okay. Yeah. Okay. Karthik? Yeah, I just want to यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड कर देते हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टर प्लस 7-8 साल का अगर टाइम होराइजन है, Definitely. दोनों इम्पोर्टेंट है. आई मीन जिस परसेप्शन ऑफ अग्रेसिव इन्वेस्टर के साथ ये भी डिफाइन कर लेंगे. देन आई थिंक जो मैं ओरिजिनल स्प्लिट बताया, आई थिंक वो ठीक रहेगा. आई परसीव दैट फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप्स 50% हो गया, 50-60% रिमेनिंग बिटवीन स्मॉल कैप एंड मिड कैप में आप अलोकेशन आप आराम से कर सकते हैं. Okay. Okay. And how many mutual fund schemes एक investor के portfolio में होनी चाहिए? Because this is like I have seen investors जिनके portfolio में शायद 30-40 जो भी fund होता है वो सब funds में invest कर देते हैं. And I have also seen investors जिनके portfolio बहुत कम schemes होती हैं, मतलब maybe one flexi cap, one multi, one small and they're done. Right? तो कितने schemes होने चाहिए? आई थिंक मतलब म्यूचुअल फंड बाय इटसेल्फ जो है वो एक डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ Exactly. सिक्योरिटीज है, तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करोगे तो आप बेसिकली इंडेक्स ओनर बन जाओगे. Right. तो आई थिंक ऑन द एक्विटी साइड 5 से 6 स्कीम शुड गिव यू सफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन. उसमें आपका फोकस्ड हो या Small, maybe स्मॉल कैप, flexi मिड stock. कैप, पैसिव सब मिला के आप ये 5 से 6-7 स्कीम में मैक्स टू मैक्स आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो. Okay. Okay. It's a similar number at best. I mean, आप इंटरनेशनल भी ऐड कर दो उस पे, कमोडिटी भी ऐड कर दो उस पे, सब कुछ मिला के, आई मीन इवन इफ लाइक योर एंटायर पोर्टफोलियो क्रॉसेस 8-9 funds, there any additional fund after that does not add any more value. Any more value? Okay. And you're just paying that extra expense ratio. नहीं, expense ratio तो कहीं पे भी लग रहा है, just that Expense is not the There's thing. no- Overlap is so Overlap much, is- and you know. Okay. Okay. Just last question, and then we're just going to summarize this whole thing. ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं that you think are okay to churn? तो अगर आपको पोर्टफोलियो को चर्न करना है तो ऐसी कोई कैटेगरीज हैं जो आपको लगता है कि ठीक है इसको हम चर्न कर सकते हैं? Sectoral. Yes, सेक्टोरल है. और आई थिंक ELSS का रेलेवेंस जो है, जो एक्टिव लिंक सेविंग स्कीम्स था, उसका रेलेवेंस अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ओके. मतलब दो वहाँ पैसा पड़ा है और आप पैसा बना रहे हो तो अच्छी बात है, बट अब मुझे ये पता नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि वहाँ पे नया पैसा नहीं आएगा, तो जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं या AMCs का कितना अटेंशन उसको कितना देना है, चाहेंगे, क्योंकि yeah. पता है कि ये कैटेगरी अब बढ़ने वाली नहीं है. Correct. तो मतलब ये दो Okay. कैटेगरीज. Okay. Okay. So just summarize the whole conversation for us. Each of you take maybe 30 seconds and just summarize कि अगर एक इन्वेस्टर को आज के टाइम में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है तो what would be your recommendation? आई थिंक मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें हैं, और हम टेप रिकॉर्डर के जैसे साउंड करेंगे यहाँ पे, अपन सेम ही चीज़ कह रहे हैं बार बार, बट अगर चाहे वो 10 लाख है, चाहे वो 1 करोड़ है, चाहे वो 10 करोड़ है या 10,000 रुपया है, आपको ज़रूरत है कि आप अपना पैसा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करें. आपके दोस्त या यार क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं इन्वेस्ट करें. बहुत बार हो सकता है कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट नहीं पता है, तो एटलीस्ट कुछ इक्विटी, कुछ डेट, कुछ हाइब्रिड में, तीनों में पैसा रखें, ताकि आने वाले समय में आपको इन चीज़ों के बारे में एहसास हो, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस पता चले, ताकि जैसे जैसे आपकी सेविंग्स बढ़े, आपको एक बेटर एक्सपोजर है इन कैटेगरीज के बारे में और आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे. Okay. ठीक है. Same. वही ना, सेम चीज हम लोग मतलब डिफरेंट वर्ड्स में बोलेंगे ना, बट थिंग इज दैट राइट, डोंट कॉम्प्लिकेट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, राइट? दिस दिस शुड बी योर comfort space. Don't try to do too many things within the portfolio. Have a reasonably good horizon, define your goals, understand your risk, don't choose too many funds. These are all the same, like he said, right? वही same चीज है, बार बार हम लोग यही बोलते रहेंगे, क्योंकि these rules don't change, Yeah. right? These rules are constant, and
if the moment you start feeling that these rules are not constant is a time you're taking additional risks. Yeah. Right? And it will immediately almost teach you very quickly that, boss, there are some constants here. You need to follow those constants. So if it's okay, you want to tilt your portfolio to be aggressive, if you're able to take that, I go back to my thesis, how long you can wait, how much you can take. Yep. Right? If it's this you can understand very clearly, आप उसके हिसाब से आप portfolio build करो. Right? जितना हम लोग 1 घंटे 2 घंटे जितना भी बात किए हम लोग, we threw fund names and all of that. Again, at the risk of very clear disclosure, I'm telling you, these are funds based on what we think. Right? We're not saying that this is what you guys should do. Yeah. Right? From our experience, from understanding data, from looking at how these funds have behaved, that's how we've positioned those funds. And most of those funds we own in our portfolios. Yeah. Right? So we've been comfortable with that. So standard disclosure के अलावा, I just wanted to mention that piece also. I think जो आपने कहा ना last में कि भाई the scheme names may change over a period of time. What is important is your asset allocation has to align with your goals. Correct. Yeah. That has to happen. No, I think just to carry on with what Arun said, जो बोलते हैं ना fundamental scene नहीं होता है, एक almost 100 years या उससे पुराना एक quote है कि when there is blood on the streets, buy, even if it is your own blood. उसके साथ साथ मैं गब्बर को भी याद करना चाहता हूँ, जो डर गया वो मर गया, right? ऐसे टाइम में आप बहुत ज़्यादा डरिए मत. शायद ये आपको एक मौका देता है कि to invest. But again एक साथ मत टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए. अगर आपके पास एक लमसम है, एक स्टैगर्ड वे में पैसा लगाते जाओ, डू योर ग्राउंड वर्क करिए, एंड देन टेक मीनिंगफुल रिस्क्स एंड बिल्ड योर पोर्टफोलियो इनटू कोर सैटेलाइट. 60-70% आपका पोर्टफोलियो बहुत बोरिंग होना चाहिए, बिल्कुल एक्साइटिंग मत ढूंढिए उधर. अगर आपको लगता है एक्साइटमेंट चाहिए, लेट दैट बी इन सैटेलाइट पोर्टफोलियो. दैट्स वेयर योर सेक्टोरल, थीमेटिक, ऑल दोज वुड कम इन देयर. सो आई थिंक बिल्ड योर पोर्टफोलियो दैट वे. एंड हर रोज हेल्थ चेकअप नहीं करते हैं, हर रोज बीपी शुगर मत चेक करो, अगर है नहीं तो भी आ जाएगा. लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा इसीलिए बनाया क्योंकि उनके पास हर रोज डेटा नहीं आता था, बिल्कुल कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे. रियल एस्टेट छोड़िए, इंश्योरेंस में भी लोग पैसा इसीलिए बनाए क्योंकि उधर इन्फॉर्मेशन आता नहीं है. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, हर रोज कुछ जब इन्फॉर्मेशन आता है, वी आर स्मार्ट, वी वांट टू एक्ट ऑन इट, डोंट लुक एट इट. Interestingly, वही ना, gold today you want to buy, equity you don't want to touch. All in all, align your investments to goals, right? So that's from me. So I think I would just like to say in the end, guys, that you should invest for long term. You know, when we were having this conversation, मैंने 5 साल का time period आया था, and I know that's very restrictive. But I truly believe कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना लंबा समय आप देंगे, all of us are true, beneficiaries of investing for long term. So I do think कि जितना ज़्यादा समय आप देंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा. And this is a great opportunity. अगर आप invest कर सकते हैं इस समय में, please do it. And equities will not give you these kind of opportunities too often. तो अभी अगर opportunity है तो please invest करिए. So thank you so much. I do hope all of you had a very good learning experience, and I want to thank all of you for again coming back, giving us your time. And I know it was difficult to get everyone together again this time, but hopefully we'll do it soon again. But thank you so much. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.